सो हेलो गाइस, इट्स मी आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूं चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वाइकिंग्स के सीजन 3 को। हम लोग इसके प्रीवियस सीजन्स और एपिसोड्स का एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी कर चुके हैं, जो कि आप लोगों को हमारे चैनल पे मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जाके जरूर से देख लो। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। सो पिछले सीजन में हमने देखा था कि किंग हॉरिक रैग्नार और उसकी फैमिली को काफी चालाकी से मरवाने का ट्राई करते हैं, मगर जब वो रैग्नार के पास पहुंचते हैं तब उन्हें मालूम पड़ता है कि ये सब स्टार्टिंग से रैग्नार का ही प्लान था। जिसके बाद वो खुद किंग हॉरिक को मार के उनकी जगह ले लेता है, राजा बन जाता है। अब सीजन 3 का एपिसोड फर्स्ट चालू होता है। हम देखते हैं कि स्कैंडिनेविया में ठंड का मौसम आ गया होता है। लगातार ढोंगी बाबा के पास जाके उनसे पूछती है कि क्या अब वो फिर से कभी माँ बन पाएगी, जिस पे ढोंगी बाबा जवाब देते हैं कि नहीं। फिर लगातार ढोंगी बाबा से अपने फ्यूचर के बारे में पूछती है, जिस पे ढोंगी बाबा जवाब देते हैं कि वो लगातार के आसपास किसी धोखेबाज को देख पा रहे हैं, यानी कि लगातार को कोई धोखा देने वाला है, जिसकी वजह से लगातार को सावधान रह के चलना चाहिए। लगातार फिर ढोंगी बाबा से पूछती है कि वो कैसे मरेगी, जिस पे ढोंगी बाबा जवाब देते हैं कि वो लगातार को ये बात नहीं बता सकते। और लगातार काफी कंफ्यूज होकर वहां से चली जाती है, क्योंकि लगातार को ढोंगी बाबा की बातें समझ में नहीं आ रही होती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम रैग्नार और बियॉर्न को देखते हैं। रैग्नार बियॉर्न से बोलता है कि इस बार गर्मियां आते ही हम वापस वेसेक्स जाएंगे और किंग एग्बर्ट ने हमें जो जमीनें देने का प्रॉमिस किया था वो जमीनें हम किंग एग्बर्ट से ले लेंगे और वहां पे फिर फार्मिंग करेंगे। बियॉर्न बोलता है कि वो भी वापस वेसेक्स जाना चाहता है, मगर खेती करने के लिए नहीं बल्कि लड़ाई करने के लिए। रैग्नार बियॉर्न से पूछता है कि आखिर तुम लड़ना क्यों चाहते हो, आखिर तुम्हारे अंदर लड़ने की भावना क्यों है, जिस पे बियॉर्न कैडागेट की तरफ इशारा करते हुए बताता है कि उसे एक ताकतवर राजा बनना है। जिस पे रैग्नार उसे समझाते हुए बोलता है कि ताकत एक बहुत ही खराब चीज है, ये अच्छे को बुरा बना देती है और बुरे को बहुत ही बुरा, और ताकत सिर्फ उन्हें ही मिलती है जो कि इसके लायक होते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर लगार्था की तरफ जाता है, जो कि अपने किंगडम हिडबे वापस आ जाती है। यहाँ पर हमें एक नए कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिसका नाम काल्फ होता है, और ये लगार्था का असिस्टेंट टाइप का है। लगार्था वापस हिडबे इसलिए आई होती है ताकि वो रैग्नार के साथ वापस वेसेक्स जाने की तैयारी कर सके। वो काल्फ को भी अपने साथ वेसेक्स चलने को बोलती है, मगर काल्फ मना कर देता है और कहता है कि यहाँ पर इस किंगडम को संभालने के लिए किसी न किसी को तो रुकना ही होगा। लगार्था फिर उससे आइनार के बारे में पूछती है और काल्फ बताता है कि आइनार अभी भी उसके खिलाफ चाले चल रहा है, अभी भी वो अपने परिवार को मैनिपुलेट करके, लोगों को मैनिपुलेट करके लगार्था के खिलाफ विद्रोह चालू करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होके थोरोन की तरफ जाता है, जिसके पास बियॉर्न आता है और उससे बोलता है कि तुम वेसेक्स हमारे साथ मत चलो, पर थोरोन को वेसेक्स जाना ही होता है। मगर यहाँ पे बियॉर्न को ऐसा लग रहा होता है कि थोरोन प्रेग्नेंट है, और अगर वेसेक्स में थोरोन को कुछ हो जाता है तो वो अपने आप को माफ नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से वो नहीं चाहता है कि थोरोन उनके साथ वेसेक्स चले, मगर थोरोन को वेसेक्स जाके ही रहना है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर रैग्नार के ऊपर जाता है, जो कि अपने बच्चों के साथ खेल रहा होता है कि तभी वहां पे एशलॉग आइवर को लेके आ जाती है। आइवर रो रहा होता है, जिसकी वजह से रैग्नार बच्चों के साथ खेलना बंद कर देता है, क्योंकि रैग्नार को आइवर का रोना बर्दाश्त नहीं हो पा रहा होता है, क्योंकि वो अपने बच्चे की इस कंडीशन का इलाज नहीं कर सकता, जिसकी वजह से वो आइवर से जितनी दूरी हो सके उतनी दूरी बनाने की कोशिश करता है। सीन शिफ्ट होकर फ्लॉकी की तरफ जाता है, जहां अब उसकी बेटी थोड़ी बड़ी हो गई होती है, उसे चलना आ गया होता है। फ्लॉकी अपनी बेटी को देख के काफी खुश होता है। फ्लॉकी अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता है, मगर फिर भी वो कंफ्यूज्ड है, वो चिंतित है और उसे नहीं मालूम कि ये कंफ्यूजन किस लिए है, जिसकी वजह से वो वेसेक्स जाके इन सब चीजों को दूर करना चाहता है। फिर सीन शिफ्ट होकर वापस रैग्नार की तरफ जाता है, जो कि एशलॉग के पास आके उसे बताता है कि वो आइवर और एशलॉग से प्यार करता है, बहुत ज्यादा प्यार करता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर लगार्था के ऊपर जाता है, जो कि अपनी हिडबे रियासत से वापस से कैडागेट की तरफ निकल जाती है। लगार्था के जाते ही आइनार काल्फ को लगार्था के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है, मगर काल्फ अपने सैनिकों को बोल के आइनार को बंदी बना लेता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर कैडागेट की तरफ जाता है, जहां हम देखते हैं कि अब सारे वाइकिंग्स वहां आके वेसेक्स जाने की तैयारियां कर रहे होते हैं। फिर हमें सीगी दिखाई जाती है, जिसके पास रोलो आके उससे बोलता है कि अब तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, और सीगी जवाब देती है कि मैं कभी इधर सोचती हूँ कि मैं किंग हॉरिक का साथ देख के रानी बन सकती थी, मगर मैंने तुम्हें चूज किया और अब देखो मैं कैसी सिचुएशन में हूँ। और इतना बोल के वो वहां से चली जाती है, और सीगी के जाने के बाद रोलो गुस्से में आके वहां की सारी चीजें तोड़ने फोड़ने लगता है, जिससे कि हमें ये मालूम पड़ता है कि अब रोलो की चोटें ठीक हो गई हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर एथेल्स्टन के ऊपर जाता है, जिसके पास रैग्नार आके उससे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम इसलिए परेशान हो क्योंकि तुम डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि कौन से गॉड रियल हैं और तुम्हें किन की पूजा करनी चाहिए। चिंता मत करो, मैं भी कुछ ऐसी ही समस्या से गुजर रहा हूँ। इसके बाद रैग्नार एथेल्स्टन से बोलता है कि तुम भी हमारे साथ वेसेक्स चलो, क्योंकि तुम वेसेक्स की सभ्यता और हमारी सभ्यता दोनों के बारे में ही बहुत कुछ जानते हो, जिससे कि
कि तुम यहाँ के और वहाँ के दोनों के रिलेशनशिप्स को बेटर करने में मदद कर पाओगे। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे दावत रखी गई होती है जहाँ पे टॉडस्टन सबसे बोल रहा होता है कि जल्दी से वेसेक्स चलो, क्योंकि यहाँ पे दो औरतें उसके बच्चे की माँ बनने वाली है और वो दोनों ही एक दूसरे से नफरत करती हैं, जिसकी वजह से वो तुरंत यहाँ से जाना चाहता है ताकि उसे उन दोनों के बीच में से किसी एक को चूज ना करना पड़े। अब दूसरे दिन सारे वाइकिंग्स अपना सारा सामान पैक करके वेसेक्स की तरफ निकल जाते हैं। सीन शिफ्ट होके कैल्फ की तरफ जाता है जो कि आइनार को मारने के लिए उसे नदी के बीचों बीच लाता है, मगर वो उसे मारता नहीं है बल्कि उससे एक डील करता है कि अगर आइनार अपनी फैमिली और लोगों को कन्विंस कर लेता है कि वो लोग कैल्फ का साथ दे, कैल्फ को अपना राजा माने, तो वो आइनार को उसकी खोई हुई पहले वाली रेपुटेशन वापस ला के दे सकता है। यानी कि यहाँ पे कैल्फ का ये प्लान होता है कि वो लगार्था की गद्दी पाना चाहता है, वो हिडवे का राजा बनना चाहता है। सीन शिफ्ट होकर रैगनार और उसके साथियों की तरफ जाता है जो कि किंग एग्बर्ट के पास पहुंच जाते हैं। किंग एग्बर्ट उन सभी का बड़े ही अच्छी तरीके से स्वागत करते हैं, उन सभी के लिए दावत रखते हैं, जहाँ पर प्रिंसेस क्विंथ्रिड उन सभी को ऑफर देती है कि उन सभी को प्रिंसेस क्विंथ्रिड के साथ मर्सिया के लिए लड़ाई में भाग लेना चाहिए। लगार्था बोलती है कि हम लोग यहाँ पे सिर्फ फार्मिंग करने आए हैं, किसी लड़ाई का हिस्सा बनने नहीं आए हैं। जिसका जवाब देते हुए किंग एग्बर्ट सभी वाइकिंग्स से बोलते हैं कि मेरे जो अंडर काम करने वाले मिनिस्टर्स हैं, जो नोबल्स हैं, उन्हें ये बात पसंद नहीं आ रही है कि मैं तुम सभी वाइकिंग्स को 5000 एकर्स की जमीन दे रहा हूँ। वो सब तुम वाइकिंग्स लोगों पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, मगर अगर तुम लोग मर्सिया के खिलाफ लड़ाई में हम लोगों का साथ देते हो तो वो लोग तुम्हारे ऊपर भरोसा करना सीख जाएंगे। किंग एग्बर्ट की बात सुन के रैगनार बोलता है कि हमारे बीच में ऐसा कोई सौदा तो नहीं हुआ था कि हम लोगों को आपकी तरफ से लड़ना ही पड़ेगा, मगर हमारी इस फ्रेंडशिप को और आगे बढ़ाने के लिए मैं आपकी साइड से लड़ने को तैयार हूँ, मगर मैं बाकी वाइकिंग्स के लिए नहीं बोल सकता। अगर वो लोग आपके साइड से लड़ना चाहते हैं तो आपके साइड से लड़ेंगे, अगर नहीं लड़ना चाहते हैं तो नहीं लड़ेंगे। ये टोटली उनका डिसीजन है। जिसके बाद सारे वाइकिंग्स से पूछा जाता है कि क्या वो प्रिंसेस क्विंथ्रिड और किंग एग्बर्ट की साइड से मर्सिया के थ्रोन के लिए लड़ेंगे, जिसपे सारे वाइकिंग्स हाँ बोल देते हैं, मगर लगार्था कुछ बोल पाती कि उससे पहले ही किंग एग्बर्ट बोल देते हैं कि नहीं, आपको यहीं पे रुक के फार्मिंग करनी चाहिए। साथ ही साथ किंग एग्बर्ट एथेल्स्टन को भी यहीं वेसेक्स में रुकने को बोलते हैं, क्योंकि एथेल्स्टन वेसेक्स की लैंग्वेज भी जानता है और वाइकिंग्स वालों की भी भाषा जानता है, और रैगनार भी एथेल्स्टन को यहाँ रुकने की परमिशन दे देता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किंग एग्बर्ट और एथेल्स्टन उसी रूम में मिलते हैं जिस रूम में एथेल्स्टन अपने रोमन साम्राज्य वाला काम करता था। किंग एग्बर्ट एथेल्स्टन से बोलते हैं कि उन्होंने एथेल्स्टन को काफी मिस किया था। साथ ही साथ किंग एग्बर्ट एथेल्स्टन को उसके जीसस क्राइस्ट वाला लॉकेट उसे वापस कर देते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि आधे वाइकिंग्स मर्सिया जाने की तैयारी कर रहे होते हैं और आधे वाइकिंग्स फार्मिंग करने के लिए जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। वहाँ पे एथेल्स्टन भी अपनी तैयारियां कर रहा होता है कि तभी प्रिंसेस जूडिथ एथेल्स्टन के पास आती हैं और एथेल्स्टन के हाथों पे क्रूसिफिकेशन वाले निशानों को देखने लगती हैं। बेसिकली यहाँ पे प्रिंसेस जूडिथ क्रूसिफिकेशन में इंटरेस्टेड होती हैं कि आखिर एथेल्स्टन का क्रूसिफिकेशन था तो था कैसा। फिर वहाँ पे एथेलवुल्फ आ जाता है तो प्रिंसेस जूडिथ रुक जाती है और एथेलवुल्फ प्रिंसेस जूडिथ के पास आके उनसे बोलता है कि हमारे बच्चे का ख्याल रखना और जब तक मैं नहीं आऊँ तब तक मेरा इंतजार करना। सीन शिफ्ट होकर बियॉन्ड की तरफ जाता है जो कि थोरोन को रोकने की कोशिश करता है कि थोरोन उनके साथ मर्सिया की लड़ाई में ना चले, मगर थोरोन अपनी बात पे डटी रहती है जिसकी वजह से बियॉन्ड को उसकी बात माननी ही पड़ती है। फिर लगातार एथेल्स्टन और अपने साथियों के साथ वहां से फार्मिंग करने के लिए जाने लगती है कि तभी वहां पर किंग एग्बर्ट आ जाते हैं जो कि ऑल्सोन के साथ मिल जाते हैं और फिर ये सब मिलके फार्मिंग करने के लिए चले जाते हैं। और दूसरे साइड रैगनार और प्रिंसेस क्विंथ्रिड का ग्रुप लड़ाई करने के लिए चला जाता है। रास्ते में जाते जाते किंग एग्बर्ट लगार्था को घूर रहे होते हैं क्योंकि लगार्था उन्हें पसंद आ गई होती है, वो लगार्था की खूबसूरती के दीवाने हो गए होते हैं। दूसरी तरफ रैगनार प्रिंसेस क्विंथ्रिड से उनके परिवार के बारे में पूछता है। प्रिंसेस क्विंथ्रिड बताती है कि उसके चाचा का नाम है ब्रिटवुल्फ जो कि अब अपने आप को मर्सिया का राजा समझने लगा है और इस चीज में उसकी मदद कर रहा है प्रिंसेस क्विंथ्रिड का खुद का भाई जिसका नाम है बर्ग्रेड। इसके बाद वो सारे लोग आराम करने के लिए वहां के एक खुले मैदान में डेरा जमा लेते हैं और वहां पे वाइकिंग्स और उनके रीति रिवाजों को देख के एथेलवुल्फ और उसके साथी वाइकिंग्स से दूरी बनाए हुए होते हैं। और वहां पे एथेलवुल्फ अपने साथियों से बोल रहा होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मगर हम इन जंगलियों के साथ तो अपनी जमीन नहीं बांट सकते क्योंकि इनके रीति रिवाज हमारे रीति रिवाजों से बिल्कुल ही अलग हैं। तभी वहाँ पे प्रिंसेस क्विंथ्रिड का एक सिपाही आ जाता है और आके बताता है कि प्रिंसेस क्विंथ्रिड के अंकल और उसके ब्रदर ने हम लोगों से लड़ने के लिए अपनी आर्मी नदी किनारे इकट्ठा कर ली है। इसके बाद रैगनार वहाँ के सारे वाइकिंग्स और वेसेक्स के सोल्जर्स को आगे बढ़ने का ऑर्डर देता है और रास्ते में प्रिंसेस क्विंथ्रिड रैगनार से बोलती है कि अगर इस लड़ाई में हम जीत गए तो वो उसे मुंह मांगा इनाम देंगी। इसके बाद जब वो लोग नदी के किनारे के पास पहुंच जाते हैं तभी उन लोगों के ऊपर अटैक होना चालू हो जाता है तीरों से और वो लोग देखते हैं कि नदी के दोनों किनारों पर अलग अलग आर्मीज तैनात
होती है। नदी के एक किनारे पे प्रिंसेस क्विंथ्रिथ के अंकल ब्रिटवुल्फ की आर्मी होती है और दूसरे किनारे पर प्रिंसेस क्विंथ्रिथ के भाई बर्गरेड की आर्मी होती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि किंग एग्बर्ट, लगार्था, एथेल्स्टन और उनके साथी वाइकिंग्स को फार्मिंग करने की जमीन पर ले आए होते हैं। फिर सीन शिफ्ट के वापस रैगनार के ऊपर जाता है, जहां बहुत सोचने के बाद रैगनार प्रिंसेस क्विंथ्रिथ के अंकल ब्रिटवुल्फ पर अटैक करने का डिसाइड करता है, क्योंकि ब्रिटवुल्फ की आर्मी छोटी होती है। प्रिंसेस क्विंथ्रिथ का भाई ये देख के काफी परेशान हो जाता है और उन लोगों पर तीर से हमला करवाने की ट्राई करता है, मगर तीर उतने दूर तक नहीं जा पाते। इसके बाद सारे वाइकिंग्स और वेसेक्स के सोल्जर्स प्रिंसेस क्विंथ्रिथ के अंकल ब्रिटवुल्फ की आर्मी के ऊपर अटैक कर देते हैं। फिर इन लोगों के बीच में एक बहुत ही घमासान बैटल चालू हो जाता है और ब्रिटवुल्फ की आर्मी हारने लगती है, जिसे देख के बर्गरेड काफी दुखी हो जाता है। इसके बाद फ्लॉकी ब्रिटवुल्फ को जान से मार डालता है और वो लोग जीत जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो हेलो गाइस, इट्स मी आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं वाइकिंग्स के सीजन 3 के एपिसोड नंबर 2 का। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि रैगनार, एथेल्स्टन, लगार्था और अपने बाकी के साथियों के साथ वापस वेसेक्स में किंग एग्बर्ट के पास आ जाता है, जिसके बाद आधे वाइकिंग्स लगार्था के साथ फार्मिंग करने चले जाते हैं और आधे वाइकिंग्स किंग एग्बर्ट की सेना के साथ मिलके प्रिंसेस क्विंथ्रिथ और किंग एग्बर्ट की तरफ से मर्सिया के लिए लड़ाई चालू करते हुए प्रिंसेस क्विंथ्रिथ के अंकल ब्रिटवुल्फ की आर्मी पर अटैक कर देते हैं और उनकी आर्मी को डिफीट करते हुए ब्रिटवुल्फ को जान से मार डालते हैं। अब एपिसोड 2 यहीं से चालू होता है, जहां अपने अंकल की आर्मी को ऐसे हारता देख बर्गरेड काफी घबरा जाता है। वहीं नदी के दूसरी तरफ अब सारे वाइकिंग्स और वेसेक्स के सारे सोल्जर्स अपनी जीत का जश्न मनाने लगते हैं, मगर टॉर्स्टिन काफी दर्द में होता है क्योंकि लड़ाई के अंदर उसके हाथ में काफी ज्यादा चोट लग गई है। टॉर्स्टिन की ऐसी हालत देख के रैगनार उसके पास आता है, उसे कंफर्ट करता है और बोलता है कि मैं भगवान से प्रे करता हूँ कि तुम जल्दी से सही हो जाओ। इसके बाद रैगनार प्रिंसेस क्विंथ्रिथ के पास आता है, जहाँ प्रिंसेस क्विंथ्रिथ काफी खुश होती है कि वो लोग जीत गए हैं, मगर अभी भी उन्हें अपनी इस जीत पे बिलीव नहीं हो रहा होता है, जिसकी वजह से वो रैगनार से अपने अंकल ब्रिटवुल्फ का सर मांगती है। जिसके बाद रैगनार फ्लॉकी से बोलता है कि जाओ जाके ब्रिटवुल्फ का सर उसके धड़ से अलग करके लाओ। फिर रैगनार प्रिंसेस क्विंथ्रिथ से पूछता है कि आखिरकार वो अपने अंकल से इतना ज्यादा हेट क्यों करती है, जिसपे प्रिंसेस क्विंथ्रिथ उसे बताती है कि उसका जो अंकल था वो उसे 6 साल की उम्र से सेक्सुअली अब्यूज करता आ रहा है। यानी कि जब प्रिंसेस क्विंथ्रिथ 6 साल की थी तब से प्रिंसेस क्विंथ्रिथ का अंकल उसे सेक्सुअली अब्यूज करते हुए आ रहा है। साथ ही साथ वो उसके ब्रदर को भी फोर्स करता था उसे अब्यूज करने के लिए और बाकी लोगों को भी प्रिंसेस क्विंथ्रिथ को अब्यूज करने के लिए लाता था, जिसकी वजह से प्रिंसेस क्विंथ्रिथ अपने परिवार से इतने ज्यादा नफरत करती हैं। इसके बाद फ्लॉकी प्रिंसेस क्विंथ्रिथ को ब्रिटवुल्फ का सर काट के लाके दे देता है, जिसके बाद प्रिंसेस क्विंथ्रिथ उसको मारती है, चीरती है, उसके ऊपर थूकती है और उसके ऊपर अपनी सारी कसर निकाल देती है। इसके बाद बियॉन थोरोन के पास आके पहले तो उसे शाबाशी देता है कि आज उसने बैटल में अच्छी तरीके से लड़ाई करी, मगर साथ ही साथ उसे ये भी बोलता है कि उसने बैटल में बहुत सारे रिस्क लिए और वो बियॉन्ड के पास नहीं थी, जिसकी वजह से वो उसे वार्न करता है कि नेक्स्ट टाइम से वो ऐसा ना करे, उसको अभी भी काफी ज्यादा चीजें बैटल के बारे में लर्न करनी है। मगर थोरोन बियॉन्ड की बातें लाइटली ले रही होती है, जिसकी वजह से बियॉन्ड थोरोन से पूछता है कि क्या वो उससे शादी करेगी और थोरोन हाँ जवाब दे देती है। इसके बाद हमें रोलो दिखाया जाता है, जो कि जब टॉर्स्टिन के साथ होता है तब उसे कुछ हेलुसिनेशन टाइप का होता है, जिसकी वजह से वो मर्सिया के एक मरे हुए सोल्जर की डेड बॉडी के पास जाके उसे मारने लगता है और हमें मालूम पड़ता है कि ये सोल्जर तो मरा ही नहीं था, मगर फिर रोलो से जान से मार डालता है और टॉर्स्टिन के पास आके वापस बैठ जाता है। जिसके बाद प्रिंसेस क्विंथ्रिथ भी वहां आती हैं और वो काफी खुश होती है कि भैया उनका अंकल ब्रिटवुल्फ मर गया। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर लगार्था और किंग एग्बर्ट की तरफ जाता है, जहां लगार्था किंग एग्बर्ट से पूछती है कि ये जमीन आपकी ही है या फिर आपने इस जमीन को किसी से छीन के हमें दिया है। जिस पे किंग एग्बर्ट बताते हैं कि हाँ, उन्होंने कुछ सेक्शन फार्मर्स को इस जमीन से निकाल के इस जमीन को उन्हें दिया है, मगर किंग एग्बर्ट प्रॉमिस करते हैं कि जो वाइकिंग्स यहाँ पर फार्मिंग कर रहे हैं उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इन सेक्शन के लोगों के द्वारा। लगार्था किंग एग्बर्ट को थैंक यू बोलती है और बताती है कि ये हमेशा से रैगनार का सपना था और जमीन को फाइंड करना, उस पे फार्म करना और वहाँ के लोगों के साथ पीसफुली रहना, यानी शांति से रहना। जिसपे किंग एग्बर्ट लगार्था से पूछते हैं कि क्या वो एक आजाद औरत है या नहीं,
क्योंकि उसने रैगनार के ड्रीम को अपना ड्रीम बना लिया होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर रैगनार की तरफ जाता है, जहां रैगनार और उसके साथी ब्रिटवुल्फ और उसके सिपाहियों के कटे हुए सर अपनी जहाजों पे लटका के बर्गरेड की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जिसे देख के बर्गरेड की सेना और बर्गरेड काफी ज्यादा डर जाता है और वो सब सिर्फ डर के ही वहां से भाग जाते हैं। और कहना पड़ेगा ये सीन काफी ज्यादा बैडएस था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर टॉर्स्टन की तरफ जाता है, जो कि अपने हाथ के दर्द की वजह से बहुत ही ज्यादा तड़प रहा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर किंग एग्बर्ट की तरफ जाता है, जिन्होंने खेतों की सिंचाई करवाने के लिए अपने कुछ लोगों को बुलाया होता है। वो सब आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। लगार्था एथेल्स्टन से पूछती है कि ये सब आपस में क्या बातचीत कर रहे हैं, और एथेल्स्टन लगार्था को बताता है कि ये सब बोल रहे हैं कि ये जो सारा खेती का सामान है ये उनके दादा परदादा का है। इसके बाद किंग एग्बर्ट लगार्था के पास आते हैं और लगार्था किंग एग्बर्ट को थैंक यू बोलती है इन सारी चीजों के लिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर कैटागेट की तरफ जाता है, जहां हेल्गा सिगी और एशलॉक को बताती है कि कल उसने काफी अजीब सपना देखा। सपने में मैंने देखा कि एक अजनबी आदमी मेरे पास आ रहा था। उसकी दोनों बाहें फैली हुई थी और उसके एक हाथ में जलता हुआ बर्फ का गोला और दूसरा हाथ खून से लथपथ था। हेल्गा की बात सुन एशलॉक और सीगी बताती है कि उन दोनों को भी यही सेम ड्रीम आया, मगर वो तीनों समझ नहीं पा रही होती है कि आखिर इस ड्रीम का मतलब है तो है क्या। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर एथेल्स्टन की तरफ जाता है, जहां किंग एग्बर्ट उससे बोलते हैं कि हमें इस नई जगह के लिए जीसस क्राइस्ट से प्रे करनी चाहिए। एथेल्स्टन जीसस क्राइस्ट से प्रे करना स्टार्ट कर देता है, मगर तभी एक वाइकिंग बंदा वहां पे थॉर या फिर ओडिन की मूर्ति लाके रख देता है और वो सब प्रेयर करना बंद कर देते हैं। फिर सीन शिफ्ट होकर लगार्था के किंगडम हिडबे की तरफ जाता है, जहां काल्फ वहां के सारे लोगों को मैनिपुलेट करते हुए लगार्था के खिलाफ उन्हें भड़का देता है और वहां का नया राजा बन जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर लगार्था की तरफ जाता है, जहां लगार्था अपने साथी वाइकिंग्स के साथ मिलके वहां पे फार्मिंग वगैरह कर रही होती है कि तभी वहां पर किंग एग्बर्ट आ जाते हैं और थोड़ा आराम करने के लिए लगार्था और एथेल्स्टन को अपने साथ अपने महल चलने को बोलते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर रैगनार की तरफ जाता है, जहां वो प्रिंसेस कुंथ्रित से पूछता है कि उसका भाई बर्गरेड यहाँ से कहाँ गया होगा, जिसपे प्रिंसेस कुंथ्रित उसे बताती है कि मेरा भाई प्रोबेबली हेल्प लेने गया होगा। जिसके बाद रैगनार एथेलवुल्फ को बर्गरेड को ढूंढने को बोल देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि लगार्था, एथेल्स्टन, किंग एग्बर्ट और जूडिथ साथ मिलकर खाना खा रहे होते हैं कि तभी वहां पर प्रिंसेस जूडिथ एथेल्स्टन से वाइकिंग्स और उनकी परंपराओं के बारे में पूछती हैं और एथेल्स्टन उन्हें बताता है कि वाइकिंग्स के गॉड ओडिन है, जो कि वाइकिंग्स के अनुसार इस दुनिया के सबसे पहले प्राणी भी थे। उनकी एक आंख है, सफेद बाल है और वो सबके दिल के अंदर के राज जानते हैं और उन्हें भी जीसस क्राइस्ट की तरह एक पेड़ से लटका के मारा गया था और ये सारी चीजें जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले हुई थी। एथेल्स्टन की ये सारी बातें सुन के प्रिंसेस जूडिथ उससे पूछती है कि क्या तुम ओडिन के ऊपर भरोसा करते हो, जिसका एथेल्स्टन जवाब देता है कि वो ओडिन और जीसस क्राइस्ट दोनों पर बिलीव करता है। इसके बाद वहां पे किंग एग्बर्ट लगार्था को इम्प्रेस करने के लिए उसे डायमंड का नेकलेस देते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर सीगी की तरफ जाता है, जहाँ इस बार उसे ढोंगी बाबा के मरने का सपना आता है। साथ ही साथ एशलॉग और हेल्गा को भी यही सेम सपना आता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर एथेलवुल्फ की तरफ जाता है, जहां एथेलवुल्फ और उसके सैनिक बर्गरेड के एक सैनिक को जाते हुए पकड़ लेते हैं और उससे पूछताछ करने लगते हैं कि बर्गरेड कहां पे है। जिस पर वो सैनिक उन्हें बताता है कि बर्गरेड और उसकी सेना ऐश पहाड़ी पे बने एक किले के अंदर छुपी हुई है, जहां वो लोग रीइंफोर्समेंट्स यानी कि दूसरी सेना का इंतजार कर रहे हैं, जो कि उनकी हेल्प करने के लिए वहां आने वाली है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर एथेल्स्टन की तरफ जाता है, जहां वो अपने पुराने दिनों को याद करते हुए वहां के पेंट ब्रश वगैरह को देख रहा होता है कि तभी वहां पे प्रिंसेस जूडिथ वहां आ जाती हैं, जो कि एथेल्स्टन के पास आके उससे बोलती हैं कि उन्हें अपने सिन को कन्फेस करना है। लेकिन एथेल्स्टन मना करते हुए बोलता है कि वो एक प्रीस्ट नहीं है, उसने अपनी प्रीस्ट वाली ट्रेनिंग को कंप्लीट नहीं किया था। जिसपे प्रिंसेस जूडिथ बोलती हैं कि अभी यहाँ पे कोई प्रीस्ट नहीं है और अगर जल्दी से जल्दी उन्होंने अपने सिन को कन्फेस नहीं किया तो शायद उन्हें नरक भोगनी पड़ सकती है। जिसके बाद एथेल्स्टन मान जाता है। फिर प्रिंसेस जूडिथ अपने सिन को कन्फेस करने लगती है और उनका सिन ये होता है कि उन्होंने कल रात को एक सपना देखा था जिसमें वो एथेल्स्टन के साथ सेक्स कर रही होती है और एथेल्स्टन बोलता है कि नहीं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है और फिर वो दोनों किस करते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर कैटागेट जाता है, जहां फिर से सीगी, एशलॉग और हेल्गा को वही सेम ड्रीम आता है जिसमें वो लोग एक इंजर्ड मैन को देखती हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर काल्फ की तरफ जाता है, जो कि आयनार को बता रहा होता है कि कल रात को उसने एक सपना देखा जिसमें रैगनार उसका लिवर खा रहा था और वो रैगनार के सामने अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा था, जिससे
सुनने के बाद आइनार कैल्फ से पूछता है कि क्या कैल्फ रैग्नार से डरता है, जिसका कैल्फ जवाब देता है कि ऐसे इंसान से कौन नहीं डरेगा जो कि मामूली किसान से उठ के एक राजा बन गया। आइनार बोलता है पहले तुम भी तो एक मामूली इंसान थे, जिस पे कैल्फ बोलता है कि हाँ मैं एक मामूली इंसान तो था मगर मेरे सपने मामूली नहीं हैं। और यहाँ कैल्फ आइनार को बताता है कि वो रैग्नार की तरह बनना चाहता है, वो उससे ज्यादा ताकतवर बनना चाहता है, उससे ज्यादा शान और शोहरत कमाना चाहता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वाइकिंग्स की तरफ जाता है जो कि मजाक मस्ती कर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, और दूसरी तरफ वहीं टॉर्स्टिन तड़प रहा होता है। उसका हाथ पूरा खराब हो चुका होता है जिसकी वजह से वो बोलता है कि वो लोग उसका हाथ काट दे। बियॉर्न उसका हाथ काटने के लिए आगे बढ़ता है मगर टॉर्स्टिन चाहता है कि उसका प्यारा दोस्त फ्लॉकी उसका हाथ काट, और फ्लॉकी से भी टॉर्स्टिन का ये दर्द नहीं झेला जा रहा होता है जिसकी वजह से वो टॉर्स्टिन का हाथ काट देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं लगार्था और एथेल्स्टन आराम करने के बाद वापस लौटने लगते हैं, और जाने से पहले एथेल्स्टन किंग एग्बर्ट का शुक्रिया अदा करता है कि वो इतना सब कुछ वाइकिंग्स के लिए कर रहे हैं। और वहीं एथेल्स्टन को जाता देख प्रिंसेस जूडिथ उदास हो जाती है क्योंकि वो अब एथेल्स्टन को अपने पास चाह रही होती है, जो किंग एग्बर्ट समझ जाते हैं और प्रिंसेस जूडिथ को एथेल्स्टन से दूरी बनाए रखने का सजेशन देते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर रैग्नार की तरफ जाता है जिसके पास एथेलवुल्फ आके उसे बताता है कि बर्गरेड और उसकी आर्मी कहाँ छुपी है, और फिर इसके बाद रैग्नार सभी को रेडी होने के लिए बोलता है। फिर सीन शिफ्ट होकर कैटाकेट जाता है जहाँ हेल्गा के पास वही आदमी आता है जिसे कि हेल्गा ने अपने ड्रीम में देखा होता है, और वो आदमी वहाँ हेल्गा के पास आके उससे हेल्प मांगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वाइकिंग्स की तरफ जाता है जो कि टॉर्स्टिन के पास बैठे होते हैं क्योंकि उनसे टॉर्स्टिन का दर्द देखा नहीं जा रहा होता है, और दूसरी तरफ एथेल्स्टन के हाथों से खून बहना चालू हो जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो हेलो गाइस, इट्स मी आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं वाइकिंग्स के सीजन 3 के एपिसोड नंबर 3 का। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। सो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बर्गरेड अपने अंकल को ऐसा हारता देख बैटलफील्ड छोड़ के अपने साथियों के साथ अपनी जान बचाते हुए वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ कैटाकेट में हेल्गा, सीगी और एशलॉक के सपनों वाला आदमी अपनी इंजर्ड हथेलियों को लेके कैटाकेट में आ जाता है और हेल्गा से हेल्प मांगता है। अब एपिसोड 3 यहीं से चालू होता है। हम देखते हैं हेल्गा उस बंदे की मदद करने के लिए उसे एशलॉक और सीगी के पास लाती है। एशलॉक बंदे की मरहम पट्टी करना चालू करती है और उससे उसके बारे में पूछती है, जिसपे वो बंदा जवाब देता है कि उसका नाम हार्बर्ड है और वो एक वॉन्डरर है। वॉन्डरर ट्रैवलर्स को कहा जाता है जो कि पूरा वर्ल्ड घूमते हैं, और हार्बर्ड बताता है कि उसे वर्ल्ड घूमते घूमते जहाँ पे भी जगह मिल जाती है वो वहाँ पे सो जाता है, जिसकी वजह से उसके हाथों में ये चोट आई है। आगे हार्बर्ड बताता है कि कभी कदार लोग उसे अपने घर पे रुकने का इन्विटेशन दे देते हैं और इन रिटर्न वो उन लोगों को अपने ट्रैवल की स्टोरीज सुनाता है, गॉड्स की स्टोरीज सुनाता है और कभी कदार तो दोनों की ही स्टोरीज सुनाता है। जिसके बाद एशलॉग उसे यहाँ कैटाकेट पे रुकने का इन्विटेशन देती है और उससे पूछती है कि क्या आप हमें भी स्टोरीज सुनाओगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर किंग एग्बर्ट की तरफ जाता है जहाँ उनसे उनके कुछ नोबल्स पूछते हैं कि आखिरकार क्यों किंग एग्बर्ट अपने फार्मिंग सीक्रेट्स को वाइकिंग्स को बता रहे हैं मगर उनसे इन रिटर्न उनके बोट बिल्डिंग के सीक्रेट्स को नहीं पूछ रहे हैं। और अगर किंग एग्बर्ट को वाइकिंग्स को खेती बाड़ी करने के लिए जमीन देनी ही है तो वो वाइकिंग्स से इन रिटर्न क्रिश्चियन बनने की मांग क्यों नहीं कर रहे हैं। जिसका किंग एग्बर्ट जवाब देते हैं कि वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रैग्नार और उसके साथी वाइकिंग्स उनकी तरफ से मर्सिया की गद्दी के लिए लड़ाई कर रहे हैं, और अगर सिर्फ 5000 एकड़ की जमीन को वाइकिंग्स को देके वो इतनी बड़ी कंट्री को हासिल कर लेते हैं तो ये कोई बुरा सौदा नहीं है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर रैग्नार की तरफ जाता है जिससे कि फ्लॉकी पूछता है कि आखिरकार हम इन क्रिश्चियंस की तरफ से फाइट क्यों कर रहे हैं। इस पे रैग्नार बताता है कि वो वाइकिंग्स के आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए फाइट कर रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता कि आगे जाके वाइकिंग्स और क्रिश्चियंस के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हो। मगर फ्लॉकी बोलता है कि ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, या तो उनके गॉड्स रहेंगे या तो हमारे गॉड्स रहेंगे। जिस पे रैग्नार बोलता है कि अगर तुम्हें फाइट नहीं करनी है तो मत करो। उन दोनों की ये सारी बातें चली रही होती हैं पर तभी बीच में रोलो आ जाता है और बोलता है कि हम लोगों को आपस में फाइट नहीं करनी चाहिए, अभी तो हमें बर्गरेड को भी डिफीट करना है। इसके बाद हमें बियॉर्न और थोरोन दिखाए जाते हैं जो कि आपस में कुछ रिचुअल टाइप का कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे रैग्नार आ जाता है और उनसे चलने के लिए रेडी होने को बोलता है। फिर प्रिंसेस कुंथ्रित रैग्नार के पास आती हैं और उससे रिक्वेस्ट करती हैं कि रैग्नार उनके भाई बर्गरेड को जान से ना मारे।
इसके बाद वो सभी वहां से जाने लगते हैं और टॉर्स्टन रोलो को अपने पास बुलाते हुए ऐसा कहता है कि उसे भी बैटल में जाना है, उसे भी फाइट करनी है। रोलो ऑब्वियसली पहले उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर टॉर्स्टन की डेडिकेशन देख के वो उसे ले ही चलता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं किंग एग्बर्ट लगार्था के पास आ जाते हैं और अपने साथ गिफ्ट के तौर पे एक न्यू टाइप का प्लाव लाए होते हैं और यही वो फार्मिंग सीक्रेट है जिसकी वो नोबल्स बात कर रहे थे। किंग एग्बर्ट लगार्था से बोलते हैं कि वो चाहते हैं कि वाइकिंग्स और क्रिश्चियंस आपस में घुल मिल के रहें और वो साथ ही साथ दोनों कल्चर्स के बीच में एक्सपेरिमेंट्स भी करना चाहते हैं। लगार्था किंग एग्बर्ट को थैंक यू कहती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वाइकिंग्स की तरफ जाता है, जो कि चुपके चुपके से उसी जगह पहुंच चुके होते हैं जहां पर बर्गर्ड और उसकी आर्मी छुपी होती है, मगर उन्हें वहां पे कोई दिख नहीं रहा होता, जिसकी वजह से टॉर्स्टन बोलता है कि वो आगे जाके चेक करेगा कि आगे कोई है कि नहीं। फिर टॉर्स्टन के थोड़े आगे जाने के बाद वो बर्गर्ड के सिपाही को देख लेता है। बर्गर्ड के सिपाही भी टॉर्स्टन को देख लेते हैं और टॉर्स्टन को देख के उसके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। टॉर्स्टन मौका देख के एक सिपाही को तो जान से मार देता है, मगर दूसरा सिपाही फिर टॉर्स्टन को जान से मार डालता है। इन सब में बाकी सारे वाइकिंग्स को वहां आने का टाइम मिल जाता है और बाकी सारे वाइकिंग्स वहां आके बर्गर्ड की सेना पे अटैक कर देते हैं। बैटल काफी सही चल रहा होता है। इस बार थोरोन बियॉन्ड के साइड रहती है, मगर बियॉन्ड किसी और सैनिक से लड़ाई करने में बिजी हो जाता है और एक सैनिक थोरोन के फेस पे अटैक कर देता है। बियॉन्ड जैसे ही इस चीज को देखता है वो वैसे ही जाके उस सैनिक को जान से मार डालता है, मगर थोरोन बेहोश हो चुकी होती है। इसके बाद रैग्नार देखता है कि पीछे से एथेलवुल्फ और वेसेक्स की सारी सेना आके बर्गरेड और उसकी सेना पे तीरों से अटैक करना चालू कर देती है। रैग्नार बोलता है कि बर्गरेड के ऊपर तीर मत चलाओ और बर्गरेड भी अपनी आर्मी को ऐसे हारता देख सरेंडर कर देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर किंग एग्बर्ट की तरफ जाता है, जो कि लगार्था को अपना बाथ हाउस दिखाते हैं और बताते हैं कि ये बाथ हाउस रोमन वालों ने बनवाया था। वहां रोमन के गॉड्स की कुछ पिक्चर्स भी होती हैं। किंग एग्बर्ट लगार्था से बोलते हैं कि ये गॉड्स तुम्हारी तरह है, मगर लगार्था जवाब देती है कि नहीं, ये गॉड्स मेरे गॉड्स की तरह नहीं है, मेरे गॉड्स रियल हैं, वो भी हमारी तरह ब्लीड करते हैं, लव करते हैं और फील करते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर कैटागेट की तरफ जाता है, जहां हार्बर्ड एशलॉक सीगी और हेल्गा को स्टोरी सुना रहा होता है, जिसमें वो समुंदर जितनी दारू को पी रहा होता है और एक बूढ़ी औरत से फाइट कर रहा होता है, मगर वो बूढ़ी औरत स्ट्रांग होती है। और ये सब सुन के वो तीनों बोलती हैं कि कहीं तुम थॉर के पर्सपेक्टिव से तो कहानी नहीं सुना रहे हो, क्योंकि थॉर ही ऐसा है जो कि पूरे समुंदर को पी सकता है और बूढ़ों से फाइट कर सकता है। और हार्बर्ड बोलता है कि हाँ, वो थॉर के पर्सपेक्टिव से कहानी सुना रहा है, मगर जब ये सब हो रहा था तब वो वहां पर था, जिससे हेल्गा, सीगी और एशलॉक कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये बंदा है तो है कौन। तभी आइवर रोने लगता है तो एशलॉग आइवर के पास जाती है, मगर आज तक कभी भी एशलॉग आइवर के रोने को नहीं रोक पाई है, क्योंकि आइवर को काफी ज्यादा दर्द होता है उसके पैरों की वजह से। मगर इस बार हार्बर्ड आइवर के रोने को रोक लेता है और एशलॉग उससे पूछती है कि आखिरकार तुमने ऐसा किया तो किया कैसे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर लगार्था की तरफ जाता है, जिसे कि प्रिंसेस जूडिथ बताती है कि इन बाथ हाउसेस को सिर्फ नहाने के लिए ही नहीं बल्कि और भी कई सारी चीजों के लिए यूज किया जाता था, जैसे कि पॉलिटिकल मैटर्स के बारे में डिस्कस करना, लव लाइफ के ऊपर बातचीत करना और साथ ही साथ सेक्स करने के लिए भी इन बाथ हाउसेस को यूज किया जाता था। फिर किंग एग्बर्ट लगार्था, एथेल्स्टन और प्रिंसेस जूडिथ को नहाने के लिए इन्वाइट करते हैं और जब ये लोग पूल में होते हैं तब किंग एग्बर्ट इन्हें रोमन्स के द्वारा बनाई गई पेरिस सिटी के बारे में बताने लगते हैं। किंग एग्बर्ट बताते हैं कि रोमन्स द्वारा बनाई गई सारी चीजें आजकल ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो चुकी है, मगर सिर्फ पेरिस ही एक ऐसी जगह है जो कि अभी भी एग्जिस्ट करती है। और एथेल्स्टन बोलता है कि हाँ, वो पेरिस जा चुका है और पेरिस एक काफी ज्यादा अच्छी जगह है। फिर लगार्था और किंग एग्बर्ट चुम्मा चाटी करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से प्रिंसेस जूडिथ बाथ से बाहर निकल जाती हैं। एथेल्स्टन भी प्रिंसेस जूडिथ के पीछे पीछे आता है और प्रिंसेस जूडिथ एथेल्स्टन को बताती हैं कि वो वहां बात में एथेल्स्टन के साथ सेक्स करना चाहती थी। वो बोलती हैं कि ये सारे विचार खराब हैं, सही नहीं है, वो एक मैरिड वुमेन है, उन्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और अब वो इन सब चीजों से तंग आ गई हैं, जिसपे एथेल्स्टन उन्हें समझाता है कि भगवान जानते हैं कि हमारे मन में क्या दुविधाएं चल रही हैं और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान आपकी मदद जरूर करेंगे। इसके बाद प्रिंसेस जूडिथ वहां से चली जाती हैं। फिर सीन शिफ्ट होकर रैग्नार के ऊपर जाता है, जो कि टॉर्स्टन की डेड बॉडी के पास आता है और फ्लॉकी उससे बोलता है कि ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से टॉर्स्टन मारा गया है, आखिर हमारे और कितने साथी मारे जाएंगे तुम्हारे क्रिश्चियंस के लिए। जिसपे रैग्नार बोलता है कि मैं भी टॉर्स्टन के लिए उतना ही दुखी हूँ जितना तुम सब हो, मगर मैंने टॉर्स्टन को अपने साथ यहाँ आने को नहीं बोला था, मैंने किसी को भी अपने साथ यहाँ आने को नहीं बोला था, तुम सब अपने
अपनी खुद की मर्जी से यहाँ मेरे साथ आए हो। इसके बाद तभी वहाँ पे रोलो आ जाता है और रैग्नार से बोलता है कि रैग्नार को बियॉन्ड के पास आना चाहिए, उसे देखना चाहिए। फिर रैग्नार बियॉन्ड के पास आता है जहाँ थोरोन काफी इंजर्ड और बेहोश होती है। बियॉन्ड रैग्नार से बोलता है कि मैं थोरोन को सही से प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से अभी थोरोन की ऐसी हालत है। रैग्नार पहले तो बियॉन्ड को समझाता है कि नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, हम लड़ते हैं और ऐसे ही हम मरते हैं। मगर जब बियॉन्ड रैग्नार को बताता है कि थोरोन प्रेग्नेंट है, तब रैग्नार काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि आखिरकार तुमने क्यों उसे यहाँ आने दिया? अगर आज वो अपने बच्चे के साथ मर जाती तब तुम क्या करते? मैं विश्वास नहीं कर सकता कि तुम मेरे बेटे हो। और इतना बोल के रैग्नार वहां से चला जाता है। उसके वहां से जाने के बाद रोलो बियॉन्ड को समझाता है कि थोरोन मरेगी नहीं और बिल्कुल सही हो जाएगी, मगर अगर थोरोन ने बियॉन्ड को ऐसे दुखी देख लिया तो वो मरना चूज कर लेगी। तो बियॉन्ड दुखी ना होए और अब से थोरोन का बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रखे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर प्रिंसेस कुंथ्रित की तरफ जाता है, जो कि अपने भाई बर्ग्रेड को रैग्नार के पास लाती है। बर्ग्रेड रैग्नार से सॉरी बोलने लगता है कि वो रैग्नार के अगेंस्ट फाइट नहीं करना चाहता था, जो उसके लोग थे उन्होंने उसे मैनिपुलेट कर दिया था। मगर रैग्नार ऑलरेडी काफी इरिटेटेड होता है, जिसकी वजह से वो बर्ग्रेड के सर पे मारता है और बोलता है कि ठीक है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर नेक्स्ट डे की तरफ जाता है, जहां लगार्था ने फिर से फार्मिंग स्टार्ट कर दी होती है। तभी वहां पे किंग एग्बर्ट आते हैं और आके बताते हैं कि उन लोगों की आर्मीज ने मर्सिया को डिफीट और कॉन्कर कर लिया है। लगार्था बोलती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद एथेल्स्टन उनसे बोलता है कि अगर वो चाहे तो कुछ देर यहीं रुक सकते हैं, क्योंकि वाइकिंग्स अपनी फ्रे को सैक्रिफाइस देने वाली सेरेमनी कंप्लीट करने के बाद खेतों के अंदर पहला बीज डालने वाले हैं। और किंग एग्बर्ट बोलते हैं कि हाँ, वो जरूर रुकेंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर कैडागेट की तरफ जाता है, जहाँ एक मछुआरे को 2 बच्चों की डेड बॉडी मिलती है, जिसे देख के वहाँ के सारे लोग परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि आखिरकार ये किया तो किया किसने होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस लगार्था की तरफ जाता है, जहाँ पर सैक्रिफाइस करने वाली सेरेमनी को स्टार्ट कर दिया जाता है। और इस सेरेमनी में ये लोग एक भैंस से या फिर गाय की बलि चढ़ाते हैं और इन रिटर्न गॉडेस फ्रेया से मांगते हैं कि वो इनके खेतों पे कृपा करे और इनके खेतों में सही से अच्छी सी फसल उगे। वाइकिंग्स की सेरेमनी को देखते हुए जूडिथ डरते हुए एथेल्स्टन का हाथ पकड़ लेती है। फिर जिसका सैक्रिफाइस किया गया होता है उसके ब्लड को कलेक्ट करके उस ब्लड को लगार्था के ऊपर डाला जाता है और बाकी के ब्लड को वो लोग खेतों में डालना स्टार्ट कर देते हैं, जिसे देख के किंग एग्बर्ट के नोबल्स डर जाते हैं और किंग एग्बर्ट से बोलते हैं कि हमें इन वाइकिंग्स को और समय तक यहाँ नहीं रहने देना चाहिए, या फिर हमें इनसे ये डिमांड करनी चाहिए कि ये लोग क्रिश्चियंस बन जाएं अगर इन्हें यहाँ पे रहना है तो। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर सीगी की तरफ जाता है, जो कि ढोंगी बाबा के पास आके उन्हें हार्वर्ड से रिलेटेड सारी बातें बताती है और उनसे पूछती है कि क्या ये बंदा सही है कि नहीं, जिसपे ढोंगी बाबा बताते हैं कि उन्हें कुछ नहीं मालूम, गॉड्स ने उन्हें इस बंदे के रिलेटेड कुछ भी नहीं बताया है, तो वो सीगी को इस बंदे के बारे में कुछ नहीं बता सकते। इसके बाद सीगी ढोंगी बाबा को बताती है कि उसने एक ड्रीम देखा था जिसमें ढोंगी बाबा मर गए थे, साथ ही साथ हेल्गा और एशलॉग ने भी सेम ड्रीम को देखा था, मगर इस बारे में भी ढोंगी बाबा को कुछ नहीं मालूम और वो कुछ नहीं बता सकते। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो हेलो गाइस, इट्स मी आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ चैनल की एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं वाइकिंग्स के सीजन 3 के एपिसोड नंबर 4 का। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। सो पिछले एपिसोड में ताकि वो खुद अपने भाई का मर्डर कर सके, उसकी जान ले सके। इसके बाद प्रिंसेस कुंथ्रित वहां सबसे बोलती है कि अब वो है मर्सिया की एक लौती रूलर और सब लोग हाँ बोल देते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं हार्वर्ड एशलॉग के पास आता है, मगर वो इस बार अपने बच्चों को उसे छूने नहीं देती। वो बताता है कि अब से आइवर को ऐसा दर्द फिर से कभी नहीं होगा, क्योंकि उसने आइवर का दर्द अपने ऊपर ले लिया है। और वो ये भी बताता है कि अब सीगी वेलहेला में अपने पूरे परिवार के साथ है और वो वहाँ पे खुश है। फिर वो जाने लगता है तो एशलॉग उससे पूछती है कि आखिरकार वो है तो है कौन, जिसपे हार्वर्ड जवाब देता है कि मैं तो बस एक वॉन्डरर हूँ। इसके बाद वो वहां से चला जाता है। हेल्गा उसके पीछे आती है और वो देखती है कि वो जाते जाते आगे जाके गायब हो जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो हेलो गाइस, इट्स मी आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं वाइकिंग्स के सीजन 3 के एपिसोड नंबर 5 का। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। सो एपिसोड चालू होता है, हम देखते हैं वाइकिंग्स वापस कैडागेट आ रहे होते हैं और रास्ते में आते हुए रैग्नार एथेल्स्टन से पेरिस के बारे में पूछता है और एथेल्स्टन बताता है कि पेरिस एक ब्यूटीफुली अमेजिंग सिटी है। वो पूरी वॉल्स से कवर्ड है और वॉल्स के अंदर बहुत ही सारी बिल्डिंगें हैं जो कि मार्बल से
बनी है। वहाँ की औरतें बहुत खूबसूरत हैं और एथेल्स्टन ने आज तक पेरिस जैसी कोई भी सिटी नहीं देखी। और ये सब सुन के रैग्नार काफी एक्साइटेड और क्यूरियस हो रहा होता है अबाउट दिस सिटी पेरिस। मगर फ्लॉकी भी उन दोनों को देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि आखिरकार ये दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद बियॉन थोरोन के पास पानी पूछने आता है, मगर थोरोन अपनी इस हालत की वजह से इतनी ज्यादा सैड हो गई होती है कि उसे कुछ भूख प्यास नहीं लग रही होती। इसके बाद सारे वाइकिंग्स वापस कैटागेट आ जाते हैं। जितने वाइकिंग्स जख्मी होते हैं उन्हें ट्रीटमेंट दिया जा रहा होता है और वो दोनों औरतें जो कि टॉर्स्टन के बच्चे की मां बनने वाली होती हैं लगार्ता से पूछती हैं कि टॉर्स्टन कहाँ है, और लगार्ता बताती है कि टॉर्स्टन मर गया है। इसके बाद एशलॉग रैग्नार से मिलने आती है, मगर रैग्नार अपने बच्चों को एशलॉग के पास ना देख के उससे पूछने लगता है कि मेरे बच्चे कहाँ हैं। मगर तभी एशलॉग देखती है कि रोलो सीगी को ढूंढ रहा होता है, जिसकी वजह से एशलॉग रोलो को बताती है कि सीगी हेवेत्सर और ऊबे को नदी से बचाते हुए खुद डूब के मर गई। ये सुन के रोलो तो बहुत सैड होता ही है और रैग्नार भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि यार ये क्या हो गया। फिर रैग्नार एशलॉग से पूछता है कि आखिरकार सीगी हमारे बच्चों का ख्याल क्यों रख रही थी, तुम कहाँ थी? और एशलॉग बताती है कि मैं, हेल्गा और सीगी बारी बारी से एक दूसरे के बच्चों का ख्याल रखते थे। उस दिन अनफॉर्चुनेटली बस सीगी की बारी थी, अगर किसी और की बारी होती तो वो मर जाती। और इतना बोल के एशलॉग थोरोन से मिलने चली जाती है और फ्लॉकी हेल्गा से बोलता है कि तुम लोग कुछ ना कुछ तो छुपा रही हो। फिर एशलॉग थोरोन के पास आती है। थोरोन एशलॉग को यहाँ से जाने को बोलती है, मगर एशलॉग थोरोन से बोलती है कि मुझे बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। और थोरोन एशलॉग को अपना चेहरा दिखाते हुए बोलती है कि आखिरकार तुम मेरी क्या ही मदद कर सकती हो। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे थोरोन का चेहरा कितना ज्यादा खराब हो चुका है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर रोलो के ऊपर जाता है, जो कि सीगी की डेथ की वजह से डिप्रेशन में जाके दारू वारू पी रहा होता है। और उसके साथ ही वाइकिंग्स उसे दारू पिलाते हुए बोलते हैं कि हम सब ने अपने किसी चाहने वाले को खोया है, आखिर तुम्हारे बारे में इतना स्पेशल क्या है जो तुम इतना डिप्रेस्ड हो रहे हो। ये सुन के रोलो उनके ऊपर अटैक करने जाता है, मगर बियॉन उसे रोक लेता है और उसे समझाने की कोशिश करने लगता है, उसके पेन को थोड़ा सा कम करने की कोशिश करने लगता है, जिसकी वजह से रोलो बियॉन को मारने लगता है। और फिर रोलो और बियॉन के बीच में फाइट चालू हो जाती है और बियॉन इस फाइट को जीत जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर एशलॉग की तरफ जाता है, जैसे कि रैग्नार पूछता है कि आखिरकार क्यों हमारे बच्चे उस जमी हुई तालाब के ऊपर चल रहे थे। और एशलॉग जवाब देती है कि क्योंकि वो तुम्हारी तरह क्यूरियस थे। इसके बाद एशलॉग रैग्नार को सेग्स करने का ऑफर देती है, मगर रैग्नार रिजेक्ट कर देता है और एशलॉग बोलती है कि हाँ क्यों ही करोगे तुम सेग्स, इंग्लैंड की औरतों के साथ करके पूरा मन भर गया होगा। और बेसिकली यहाँ पे एशलॉग को ये लग रहा होता है कि रैग्नार उसे इनफ टाइम नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से एशलॉग ने हार्बर्ड के साथ सेग्स किया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर फ्लॉकी के ऊपर जाता है, जो कि एथेल्स्टन से बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आता कि आखिरकार रैग्नार क्यों तुम्हारी बातें मानता है। और एथेल्स्टन बोलता है कि हाँ मुझे भी समझ में नहीं आता। इसके बाद बियॉन वहां आ जाता है, जिसके चेहरे पे थोड़ी बहुत चोटें लगी होती हैं, तो लगार्ता उससे पूछती है कि ये कैसे हुआ। एंड देन बियॉन उन्हें रोलो वाली सारी बातें बता देता है। इसके बाद लगार्ता बियॉन से पूछती है कि क्या वो थोरोन से मिलने जा रहा है, मगर बियॉन जवाब देता है कि नहीं, थोरोन मुझे अपने आसपास नहीं चाहती है और अगर मुझे अपने आसपास चाहेगी तो मुझे बुला लेगी। फिर बियॉन मास चला जाता है और फ्लॉकी हेल्गा से पूछता है कि जब हम लोग वेसेक्स में थे तब यहाँ कैटागेट में कुछ ना कुछ तो हुआ था जिसकी वजह से सीगी मरी है, जो कि तुम हमें नहीं बता रही हो। एंड फिर हेल्गा फ्लॉकी को हार्बर्ड वाली सारी बात बता देती है कि वो कैटागेट आया था, उसने आइवर का सारा पेन खत्म कर दिया था, एशलॉग उसके साथ सोई थी और हार्बर्ड की वजह से ही सीगी मारी गई। पर ये सब सुनने के बाद अब फ्लॉकी हार्बर्ड को गॉड समझने लगता है और बोलता है कि गॉड यहाँ कैटागेट में खुद आए थे और गॉड का तो यही काम होता है, वो एक हाथ से जिंदगी देते हैं और दूसरे हाथ से जिंदगी ले लेते हैं। और इसके बाद फ्लॉकी बोलता है कि वो ये बात जाके रैग्नार को बताएगा। इसके बाद हिडबे से लगार्था का एक वफादार आके लगार्था को बताता है कि कैल्फ ने लगार्था की गद्दी को हड़प लिया है। फिर लगार्था ये बात रैग्नार को बताती है और उससे अपने किंगडम को वापस पाने की मदद मांगती है और रैग्नार थोड़ा हिचकिचाने के बाद हाँ कर देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, रैग्नार खाना खा रहा होता है और एशलॉग से पूछता है हार्बर्ड के बारे में। और एशलॉग बताती है कि जब तुम अपने बच्चों को छोड़ के वेसेक्स चले गए थे तब वो था जिसने की आइवर का पेन दूर किया था। देखो अब आइवर बिल्कुल नहीं रोता है, पहले ये रोने के कारण, दर्द के कारण सो तक नहीं पाता था, मगर अब देखो कितने आराम से, कितने पीसफुली सो रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर जूडिथ के ऊपर जाता है, जिसके पास एथेलवुल्फ आके उससे पूछता है कि जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से तुम मुझसे दूर रहती हो, सही से बिहेव नहीं करती हो, क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? इसका पहले तो जूडिथ जवाब नहीं देना चाह रही होती है, मगर जब एथेलवुल्फ उसे फोर्स करता है तब जूडिथ बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। मगर एथेलवुल्फ तो काफी समय से बाहर था, जिसकी वजह से वो समझ जाता है कि ये बच्चा उसका नहीं है और ये
रियलाइजेशन उसे पूरी तरीके से तोड़ देता है। एथलवुल्फ बहुत ज्यादा गुस्सा होने के साथ साथ सैड भी हो जाता है। वो रूम से बाहर आके रोने लगता है कि तभी वहां पे किंग एग्बर्ट आ जाते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं और बताते हैं कि वाइकिंग्स के खेतों पर अब वो फार्मर्स अटैक कर रहे हैं जिनसे जमीनें छीन के उन्होंने वाइकिंग्स को दी थी, जिसकी वजह से किंग एग्बर्ट चाहते हैं कि एथलवुल्फ अपनी सेना को ले जाके इन सारे बवालों को खत्म कर दे, क्योंकि उन्होंने रैग्नार को प्रॉमिस किया था कि वाइकिंग्स को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एथलवुल्फ अपनी सेना को लेके निकल जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर रैग्नार के ऊपर जाता है, जो कि ढोंगी बाबा से पूछता है कि क्या वो पेरिस को कॉन्कर कर पाएगा, जिस पे ढोंगी बाबा जवाब देते हैं कि हाँ, वो पेरिस को कॉन्कर कर तो लेगा मगर जिंदा रह के नहीं बल्कि मर के, और पेरिस की प्रिंसेस रैग्नार की किसी साथी को ताज पहनाएगी। ढोंगी बाबा की सारी बातें तो रैग्नार को समझ में नहीं आती, मगर उसे ये सुन के खुशी जरूर मिलती है कि वो पेरिस को कॉन्कर कर लेगा। और इसी अच्छे मूड के साथ वो बाकी सारे वाइकिंग्स के सामने जाके अनाउंस कर देता है कि नेक्स्ट टाइम वो लोग पेरिस के ऊपर अटैक करने जा रहे हैं। वो उन सबको बताता है कि पेरिस के आसपास काफी बड़ी बड़ी दीवारें हैं, पेरिस एक बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है और आज से पहले किसी भी वाइकिंग ने ऐसी सिटी के ऊपर अटैक नहीं किया है और इस पे अटैक करना मुश्किल जरूर होगा मगर वो सब पेरिस को कॉन्कर कर ही लेंगे। जो सुन के वहां के सारे वाइकिंग्स खुश हो जाते हैं, मगर लगार्था नहीं होती और रैग्नार से आके पूछती है कि आखिर उसके किंगडम का क्या होगा। रैग्नार ने तो उससे प्रॉमिस किया था ना कि वो उसकी मदद करेगा उसके किंगडम को वापस लेने में। जिसके बाद रैग्नार लगार्था के साथ कैल्फ के पास आता है और कैल्फ को अपने साथ पेरिस चलने का इनविटेशन देता है। कैल्फ रैग्नार से बोलता है कि अगर उसने रैग्नार के इनविटेशन को मना कर दिया तो क्या होगा, और रैग्नार बताता है कि अगर कैल्फ मना कर देता है तो कैल्फ अपना सब कुछ खो देगा। इसके बाद लगार्था वहां आ जाती है और रैग्नार बोलता है कि तुम दोनों आपस में डिसाइड कर सकते हो कि किंगडम किसका है, यानी कि रैग्नार का यहाँ पे लगार्था की मदद करने का कोई भी इंटेंशन नहीं है। और फिर रैग्नार के वहां से जाने के बाद कैल्फ लगार्था से बोलता है कि वो लगार्था से हमेशा से प्यार करता था और वो लगार्था से शादी करना चाहता है। इसके बाद सीन सीटो के रोलो के ऊपर जाता है, जो कि ढोंगी बाबा के पास आके उनसे बताता है कि उसकी लाइफ में हमेशा से उसे रैग्नार से पीछे रखा गया है। हमेशा से जो भी चीज उसे चाहिए होती थी वो रैग्नार को मिलती थी। उसकी लाइफ में आज तक कभी भी उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है और ना ही हो सकता है। जिस पे ढोंगी बाबा रोलो को बताते हैं कि नहीं, भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ बड़ा सोच रखा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर एथलवुल्फ के ऊपर जाता है, जो कि अपनी सेना को लेके वाइकिंग्स के खेतों पर आ चुका होता है, मगर वाइकिंग्स की मदद करने के बजाय वो अपने लोगों को वाइकिंग्स को जान से मारने को बोल देता है। जिसके बाद एथलवुल्फ और उसकी पूरी सेना वहां हर एक वाइकिंग्स को चुन चुन के मारने लगती है। कुछ वाइकिंग्स उनसे लड़ने की कोशिश करते हैं मगर एथलवुल्फ और उसकी सेना इतनी ज्यादा होती है कि वो लोग कुछ नहीं कर पाते। एक बच्चा भागने की कोशिश करता है मगर उसे भी एथलवुल्फ के सिपाही जान से मार डालते हैं और इसी के साथ वहां के सारे वाइकिंग्स को एथलवुल्फ के सिपाही जान से मार डालते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर लगार्था के ऊपर जाता है, जो कि अपना सामान पैक करके कैटागेट से जाने की तैयारी कर रही होती है, क्योंकि रैग्नार उसके ऑनर और उसकी प्रॉपर्टी के लिए फाइट नहीं करेगा। बियॉर्न उसे रोकने की कोशिश करता है, बोलता है कि उसे यहाँ पे उसकी जरूरत है और वो जानता है कि लगार्था भी पेरिस जाना चाहती है, मगर लगार्था बियॉर्न से कहती है कि अब वो बड़ा हो गया है, अब वो अपना ख्याल खुद रख सकता है और तब बोल के वो वहां से चली जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर रैग्नार के ऊपर जाता है, जिसके पास फ्लॉकी आके उसे बताता है कि जब तुम वेसेक्स में थे तब हार्बर्ड एशलॉक को अपने साथ ले जाता था, जिसकी वजह से सीगी तुम्हारे बच्चों का ख्याल रख रही थी। इसके बाद फ्लॉकी रैग्नार से बोलने लगता है कि हार्बर्ड एक्चुअल में ओडिन थे जो कि यहाँ कैटागेट में आए थे, मगर रैग्नार को इन सारी बातों में इंटरेस्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से वो वहां से चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर किंग एग्बर्ट के ऊपर जाता है, जिन्हें की मालूम पड़ता है कि उनके ऑर्डर का उल्लंघन करते हुए वाइकिंग्स के ऊपर अटैक करके उन्हें जान से मार दिया गया है, जिसकी वजह से किंग एग्बर्ट बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और जितने भी नोबल्स ने एथलवुल्फ का साथ दिया होता है उन सारे नोबल्स को बंदी बना के जेल में डालने का ऑर्डर दे देते हैं। फिर किंग एग्बर्ट बाकी सारे नोबल्स और गार्ड्स को वहां से जाने को बोलते हैं और जैसे ही किंग एग्बर्ट और एथलवुल्फ अकेले हो जाते हैं वैसे ही किंग एग्बर्ट वापस से नॉर्मल हो जाते हैं और हमें मालूम पड़ता है कि ये तो किंग एग्बर्ट का ही प्लान था। उन्होंने खुद एथलवुल्फ को कहा था कि वो जाके वाइकिंग्स के ऊपर अटैक करे ताकि किंग एग्बर्ट पता लगा पाए कि कितने नोबल्स उनसे लॉयल नहीं है, क्योंकि उन्होंने सबके सामने सारे नोबल्स से वाइकिंग्स को प्रोटेक्ट करने को बोला था। मगर फिर भी कुछ नोबल्स ने एथलवुल्फ का कहना मानते हुए वाइकिंग्स पर अटैक किया और किंग एग्बर्ट का कहना नजरअंदाज कर दिया, जिससे कि किंग एग्बर्ट को मालूम चल गया कि ये सारे नोबल्स उनसे लॉयल नहीं है और उन्होंने उन सारे नोबल्स को जेल में डलवा दिया। एंड यस, किंग एग्बर्ट ने वाइकिंग्स का भी यूज किया है। इसके बाद किंग एग्बर्ट अपने बेटे एथलवुल्फ को शाबाशी देते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।
सो हेलो गाइस, इट्स मी आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूं चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं वाइकिंग्स के सीजन 3 के एपिसोड नंबर 6 का। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। सो एपिसोड चालू होता है, एथेल्स्टन रैग्नार को पेरिस के बारे में बता रहा होता है कि पेरिस सिटी के आसपास बड़ी बड़ी दीवारें हैं। पेरिस सिटी बड़ी बड़ी दीवारों से कवर्ड है और वहां जो लोग रहते हैं वो एक ब्रिज के थ्रू सिटी के अंदर जाते हैं। और एथेल्स्टन के अकॉर्डिंग पेरिस के लोगों की परमिशन के बिना पेरिस के अंदर नहीं जाया जा सकता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर थोरोन के ऊपर जाता है जो कि अपने बच्चे को जन्म दे रही होती है। हम देखते हैं कि लगार्था वापस आ चुकी होती है और थोरोन काफी मुश्किलों के बाद एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दे देती है। बियॉन्ड अपनी बेटी को देख के काफी खुश हो जाता है और उसका नाम सीगी रखता है। और ऑब्वियसली उसने अपनी बेटी को ये नाम सीगी को ऑनर करने के लिए रखा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर रोलो के ऊपर जाता है जो कि उसी जगह आता है जहां एथेल्स्टन रैग्नार को पेरिस की ड्राइंग बना के पेरिस के बारे में बता रहा होता है और उसे देख के रोलो कुछ सोचता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर एशलॉक के ऊपर जाता है जिसे कि सीगी और अपने बच्चों के नाइटमेयर्स आ रहे होते हैं। तभी उसकी नींद खुलती है, वो देखती है रैग्नार उसके पास खड़ा होता है और रैग्नार उससे बोलता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम हमारे बच्चों के सामने हर बर्ड के साथ सेक्स करती, तुम्हें बस हमारे बच्चों के साथ होना चाहिए था। जो सुन के एशलॉक गुस्सा हो जाती है और रैग्नार को थोड़ा बहुत मार के वापस सो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और फ्लॉकी रैग्नार के पास एक फार्मर को लाता है जो कि वेसेक्स वाले खेतों से बच के लौट आया होता है। और वो रैग्नार को एथेलवुल्फ के बारे में बताता है कि कैसे एथेलवुल्फ ने धोखा करके सारे वाइकिंग्स को ब्रूटली मार दिया और इस बंदे की भी पूरी फैमिली इसकी आंखों के सामने मरी है, जिसकी वजह से ये बोलता है कि ये भी मरना चाहता था मगर ये नहीं मरा। इसके बाद फ्लॉकी बोलता है कि हमारे भगवानों ने हमें वार्निंग दी थी कि ऐसा कुछ होने वाला है, हम उन क्रिश्चियंस पर भरोसा ना करें, मगर फिर भी हमने उनकी वार्निंग को नजरअंदाज किया जिसकी वजह से अब ये सब हो चुका है। जिसके बाद रैग्नार काफी गुस्से में बोलता है कि मैं बदला जरूर लेके रहूंगा। इसके बाद फ्लॉकी रैग्नार से एथेल्स्टन के बारे में पूछता है क्योंकि एथेल्स्टन ही वही था जिसने रैग्नार को मैनिपुलेट करके उसे क्रिश्चियंस पर भरोसा करवाया। मगर रैग्नार फ्लॉकी से बोलता है कि इसमें एथेल्स्टन की कुछ गलती नहीं है, जो भी गलती है वो सारी मेरी है और तुम एथेल्स्टन से कुछ नहीं कहोगे। इसके बाद फ्लॉकी वहां से चला जाता है और फ्लॉकी के जाने के बाद रैग्नार उस बंदे से पूछता है कि तुमने अभी तक ये बात और किसी को तो नहीं बताई है ना। और वो बंदा बोलता है कि नहीं, मैंने ये बात और किसी को नहीं बताई है। जिसके बाद रैग्नार कहता है कि ठीक है, फिर अब तुम अपनी फैमिली के पास वापस जा सकते हो। और उस बंदे की पूरी फैमिली मर चुकी है जिसकी वजह से रैग्नार उसे जान से मार डालता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर एथेल्स्टन के ऊपर जाता है जिसके रूम में एक लाइट आ रही होती है। एथेल्स्टन उस लाइट के सोर्स को देखने की कोशिश करता है मगर किसी टाइप की ताकत आके उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर जूडिथ के ऊपर जाता है जिन्होंने ऑल्सो अपने बच्चे को जन्म दे दिया होता है जो कि एक लड़का है। मगर तभी वहां पे कुछ प्रीस्ट्स आते हैं और जूडिथ को पकड़ के ले जाके उसे एक जगह पर बांध देते हैं। और हेड प्रीस्ट बोलता है कि जूडिथ ने अपने हस्बैंड एथेलवुल्फ को चीट किया है, किसी दूसरे के बच्चे को जन्म दिया है, जिसके कारण वो बाइबल के अकॉर्डिंग जूडिथ को सजा देते हुए उसके नाक और कान काटने का ऑर्डर दे देते हैं। जूडिथ एथेलवुल्फ और किंग एग्बर्ट से हेल्प मांगने की कोशिश कर रही होती है मगर किंग एग्बर्ट जूडिथ से पूछते हैं कि आखिरकार इस बच्चे का फादर कौन है, मगर जूडिथ बताने से इनकार कर देती है जिसकी वजह से उसका एक कान काट दिया जाता है। इसके बाद जैसे ही उसका दूसरा कान कटने जा रहा होता है वैसे ही वो बता देती है कि उसके बच्चे का बाप एथेल्स्टन है। जो सुन के एथेलवुल्फ तो काफी सैड हो जाता है मगर किंग एग्बर्ट एथेलवुल्फ को समझाते हैं कि उन्हें मालूम है कि एथेल्स्टन एक अच्छा इंसान है और उसका गॉड के साथ कनेक्शन है, जिसकी वजह से गॉड ने खुद जूडिथ को चुना है एथेल्स्टन के बच्चे को जन्म देने के लिए, जो कि एक स्पेशल बच्चा है। और इतना बोल के किंग एग्बर्ट जूडिथ को आजाद कर देते हैं, माफ कर देते हैं और उस बच्चे का नाम एल्फ्रेड रखते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर एथेल्स्टन के ऊपर जाता है जो कि अपनी बेहोशी से उठने के बाद समझ जाता है कि वो अननोन फोर्स जिसने उसे बेहोश किया था वो एक्चुअल में भगवान की थी। और कई समय पहले एथेल्स्टन ने भगवान से दर्शन मांगे थे और बोला था कि उसे वापस से क्रिश्चियन बना दे। और अब इसके बाद एथेल्स्टन समझ चुका होता है कि ये ताकत भगवान की ही थी, जिसकी वजह से उसका क्रिश्चियनिटी में वापस से फेथ जाग जाता है। जिसकी वजह से एथेल्स्टन नदी में जाके अपने आप को प्योरीफाई करते हुए अपना वाइकिंग्स वाला कड़ा निकाल के फेंक देता है और जीसस क्राइस्ट को थैंक यू बोलता है कि उन्होंने उसे वापस से एक क्रिश्चियन बना दिया। और ये सब फ्लॉकी देख लेता है। इसके बाद एथेल्स्टन रैग्नार के पास आता है और बताता है कि उसने फाइनली अपने गॉड को देख लिया है, महसूस कर लिया है और वो वापस से एक क्रिश्चियन बन चुका है, जिसकी वजह से अब वो रैग्नार के गॉड्स को एक्नॉलेज नहीं कर सकता, जिसकी वजह से उसका कैटेगेट से जाना ही सही रहेगा। मगर रैग्नार उसे रोकते हुए बोलता है कि ये अच्छी बात है कि तुम्हें तुम्हारे गॉड्स मिल गए हैं, मगर तुम मत जाओ, तुम मेरे फ्रेंड हो, मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पास ही रहो। जिसके बाद एथेल्स्टन मान जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर बियॉर्न के ऊपर जाता है जो कि फ्लॉकी के पास आता है और फ्लॉकी उसे एथेल्स्टन का वही वाइकिंग्स
वाइकिंग्स वाला कड़ा दिखाते हुए बोलता है कि एथेल्स्टन हमारे गॉड्स की रिस्पेक्ट नहीं करता है, और फ्लॉकी बियॉर्न को एथेल्स्टन का कड़ा देते हुए बोलता है कि ये बात चारों ओर फैला दो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कैल्फ कैडाकेट में आ चुका होता है क्योंकि उसने रैग्नार के पेरिस पे अटैक करने वाले इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर लिया होता है, और वो अपने साथ एक नए किंग जिसका नाम सिगफ्रीड होता है और किंग हॉरिक के बेटे अर्लेंडर और जालबोर्ग की वाइफ टोरवी को भी लाया होता है, जिस देख के रैग्नार काफी शॉक होता है और अर्लेंडर रैग्नार से बोलता है कि तुमने मेरी जान किसी रीजन की वजह से बख्शी थी, शायद वो रीजन यही था कि हम साथ में मिल के पेरिस पे अटैक करें। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, उन सबके आने के जश्न में कैडाकेट में दावत रखी जाती है। बियॉर्न लगातार से बोलता है कि आप कैल्फ को इग्नोर नहीं कर सकती और शायद ये डेस्टिनी थी कि कैल्फ हिडबे का राजा बन गया, जिस पे लगातार बोलती है कि हाँ शायद ये डेस्टिनी थी कि कैल्फ ने तुम्हारा और मेरा सब कुछ छीन लिया, और शायद ये भी डेस्टिनी है कि एक दिन मैं भी कैल्फ से अपना बदला लूं। इसके बाद लगातार कैल्फ के पास आती है और कैल्फ लगातार से बोलता है कि वो यहाँ पे रैग्नार और उसका साथ देने आया है पेरिस में अटैक करने के लिए, और कैल्फ बोलता है कि लगातार और उसकी डेस्टिनीज हमेशा से इंटरट्वाइंड है, यानी कि एक साथ जुड़ी हुई हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, बियॉर्न थोरोन के पास आता है, वो थोरोन से बहुत ही क्लोज हो रहा होता है और थोरोन बोलती है कि हाँ तुमने बहुत समय से सेक्स नहीं किया है, तुम्हें कोई औरत चाहिए। इसके बाद थोरोन टोरवी की तरफ इशारा करते हुए बोलती है कि अर्लेंडर उसे ज्यादा अटेंशन नहीं देता है, टोरवी तुम्हारे लिए सही रहेगी। बेसिकली यहाँ पे थोरोन का चेहरा खराब होने की वजह से थोरोन को ऐसा लग रहा होता है कि अब वो बियॉर्न के लिए सही नहीं है, मगर बियॉर्न बोलता है नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा मत कहो। पर थोरोन बोलती है कि मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। इसके बाद एथेल्स्टन वहाँ पार्टी में आ जाता है, मगर एथेल्स्टन को देख के वहाँ सभी लोग उसके ऊपर गुस्सा होने लगते हैं और रोलो एथेल्स्टन से पूछता है कि तुम्हारा कड़ा कहाँ है, पर तभी वहाँ पे रैग्नार आ जाता है और एथेल्स्टन को अपने साथ ले जाके उसे एक आदमी से मिलवाता है, और ये वही आदमी है जिसने पहली बार रैग्नार को बताया था कि समुद्र के पार भी कोई जमीन है, इंग्लैंड है। इस बंदे का नाम सीनरिक है, ये फ्रैंकिया की भाषा भी जानता है, यानी कि पेरिस की भाषा भी जानता है, और साथ ही साथ ये बंदा पेरिस के अंदर जाने का रास्ता भी जानता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर बियॉर्न के ऊपर जाता है, जो कि टोरवी के पास आके उससे थोड़ी बहुत बातचीत करता है एंड फिर उससे पूछता है कि क्या वो उनके साथ पेरिस चलेगी, जिसका टोरवी जवाब देती है कि हाँ वो एक वाइकिंग है, वो जरूर पेरिस चलेगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर सिनरिक के ऊपर जाता है, जो कि रैग्नार और एथेल्स्टन को बता रहा होता है कि ब्रिजेस और रिवर्स की मदद से पेरिस के अंदर जाया जा सकता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर फ्लॉकी के ऊपर जाता है, जो कि किसी टाइप का रिचुअल करता है और उसके बाद उसे समझ में आ जाता है कि उसे एथेल्स्टन को जान से मारना होगा। तो फिर फ्लॉकी वहां से एथेल्स्टन को मारने जाने लगता है। हेल्गा उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, मगर फ्लॉकी उसे कुछ नहीं बताता और वहां से चला जाता है। फिर अगले सीन में हमें अर्लेंडर दिखाया जाता है, जो कि टोरवी के सामने होने के बावजूद एक दूसरी लड़की के साथ सेक्स करना स्टार्ट कर देता है। टोरवी बियॉर्न के पास आती है और बियॉर्न उससे बोलता है कि वो थोरोन से प्यार करता है, मगर फिर भी वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और टोरवी के साथ सेक्स करना स्टार्ट कर देता है, और टोरवी भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और बियॉर्न के साथ सेक्स करना स्टार्ट कर देती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर एथेल्स्टन के ऊपर जाता है, जो कि जीसस क्राइस्ट की पूजा कर रहा होता है, कि तभी वहां पे फ्लॉकी आ जाता है। एथेल्स्टन बोलता है कि जीसस क्राइस्ट मेरी आत्मा को एक्सेप्ट करो, और फ्लॉकी एथेल्स्टन को जान से मार डालता है। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं रैग्नार एथेल्स्टन की लाश को एक बड़े से पहाड़ पे ला के गाड़ देता है और बोलता है कि तुम क्यों मुझे छोड़ के चले गए, हमारे पास कितनी सारी चीजें थी बात करने को, तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। तुम्हें लगता था कि तुम कमजोर थे, मगर मेरे लिए तुम स्ट्रांग थे, बहादुर थे, क्योंकि तुम गॉड्स को क्वेश्चन करते थे। तुम ये क्वेश्चन करते थे कि आखिर कौन सा गॉड रियल है। मैं तुमसे हेट करता हूँ कि तुम मुझे छोड़ के चले गए, तुम्हारे जाने के बाद अब मैं क्या करूँ बताओ। और ऐसे ही रैग्नार एथेल्स्टन की मौत की वजह से दुखी होकर रोने लगता है और एथेल्स्टन की मौत में वो अपने आप को टकला कर लेता है। रैग्नार एथेल्स्टन का जीसस क्राइस्ट वाला लॉकेट भी धो के पहन लेता है और फिर बोलता है कि मुझे माफ करना जो आगे मैं जाके करने वाला हूँ उसके लिए। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो हेलो गाइस, इट्स मी आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं वाइकिंग्स के सीजन 3 के एपिसोड नंबर 7 का। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। सो एपिसोड चालू होता है, वाइकिंग्स पेरिस के पास आ रहे होते हैं और उन्हें आते हुए पेरिस की आर्मी का कमांडर काउंट ओडो उन्हें देख लेता है। वो तुरंत वार्निंग बेल्स बजा के पूरी सिटी को अलर्ट कर देते हैं, जिससे कि सभी लोग अपनी जान बचा के भागने लगते हैं। एंड फिर वो ये बात आके पेरिस के किंग को बताते हैं। उन्होंने पहले भी पेरिस के राजा को वाइकिंग्स के लिए वार्न किया था, मगर उनकी सारी वार्निंग्स को राजा द्वारा इनकार कर दिया गया था, मगर फिर भी उन्होंने अपनी तरफ से पूरी प्रिपरेशंस कर ली है वाइकिंग्स के अटैक को सर्वाइव करने
लड़ने की, यानी कि वाइकिंग से लड़ने की पूरी तैयारी कर ली है, जिसपे राजा ऑडो की तारीफ करते हुए बोलते हैं कि अब हमारी जान आपके हवाले है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेरिस को बचाना। जिसका ऑडो जवाब देते हुए बोलते हैं कि हाँ, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, मगर फिर भी आपको पेरिस को छोड़ के चले जाना चाहिए। राजा बोलते हैं कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मगर ऑडो कहता है कि नहीं, यहाँ के सारे लोग यही चाहेंगे कि आप अपनी जान बचाओ। जिसके बाद राजा थोड़ा सोचने के लिए एक रूम में जाते हैं, जहाँ उन्हें उनकी बेटी मिलती है, जो कि उन्हें समझाती है कि नहीं, आपको आपके लोगों के साथ ही रहना चाहिए। जिसके बाद वो वापस थ्रोन रूम में आते हैं और कहते हैं कि ये कुछ दिन हमारे लिए हमारी सबसे बड़ी परीक्षा के तौर पे होंगे, जहाँ हमें जिंदा तो रहना ही रहना है, साथ ही साथ हमें हमारे गॉड के ऊपर भी अपना भरोसा कायम रखना है। फिर ऑडो राजा से बोलते हैं कि राजा को अपने भाइयों की मदद मांगनी चाहिए, मगर राजा गुस्से में डिक्लाइन कर देते हैं और बोलते हैं कि ये तो एक इंसल्ट के तौर पे होगा, और बोलते हैं कि अगर उन्होंने वाइकिंग्स को डिफीट कर दिया तो वो साबित कर देंगे कि वो अपने भाइयों से बेटर हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वाइकिंग्स के ऊपर जाता है, जो कि पेरिस के पास आके अपने टेंट वेंट बना रहे होते हैं, और रोलो अपने कुछ वाइकिंग साथियों को आगे ले जाके वहां के डिफेंसेस और कैसे सिटी के अंदर घुसे वो चेक करने जाता है, मगर उनके ऊपर तीरों से अटैक होने लगता है, जिसकी वजह से उन्हें वापस मुड़ना पड़ता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर किंग एग्बर्ट के ऊपर जाता है, जो कि एथेलवुल्फ से पूछते हैं कि अब उसका जूडिथ के साथ रिश्ता कैसा है, जिसपे एथेलवुल्फ बताता है कि वो जो हुआ उसे भूलने की तो काफी कोशिश कर रहा है, मगर वो भूल नहीं पा रहा है। वो जूडिथ को माफ तो करने की पूरी कोशिश कर रहा है, मगर माफ कर नहीं पा रहा है। इसके बाद किंग एग्बर्ट एथेलवुल्फ को बोलते हैं कि वो प्लान कर रहे हैं किंग एला को जान से मारने का और उनकी रियासत नॉर्थ एम्ब्रिया को अपने अंदर मिला लेने का, वेसेक्स के अंदर मिला लेने का। एथेलवुल्फ बोलता है कि किंग एला तो आपके दोस्त हैं, जिसपे किंग एग्बर्ट बोलते हैं कि नहीं, मेरा इस दुनिया में कोई दोस्त नहीं है, और अगर मैं ऐसा नहीं करता हूं तो फिर मैं कैसे पूरे इंग्लैंड का राजा बन पाऊंगा, कैसे मैं राजाओं का राजा ब्रिट वेल्डा बन पाऊंगा। इसके बाद जूडिथ वहां अपने बच्चे एल्फ्रेड को लेके आ जाती है, जिसे देख के किंग एग्बर्ट तो काफी खुश हो जाते हैं, एल्फ्रेड को गोदी ले लेते हैं, मगर एथेलवुल्फ गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो जूडिथ को माफ नहीं कर पा रहा होता है। उसके अनुसार जूडिथ को और सफर करना चाहिए था, पर किंग एग्बर्ट एथेलवुल्फ को शांत कराते हैं और उसे वहां रूम से जाने को बोल देते हैं। इसके बाद वो एल्फ्रेड को वापस जूडिथ को दे देते हैं और जूडिथ को फिर काफी अजीब तरीके से टच करने लगते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर रैग्नार के ऊपर जाता है, जिसके पास फ्लॉकी आता है, और रैग्नार फ्लॉकी से बोलता है कि वो एथेल्स्टन को मिस कर रहा है, उसे याद कर रहा है, और अगर एथेल्स्टन यहाँ पे होता तो वो यकीनन यूजफुल साबित होता। जिसपे फ्लॉकी बोलता है कि वेल, तुमने अभी भी एथेल्स्टन का क्रॉस अपने पास रखा हुआ है, इसका मतलब कि एथेल्स्टन अभी भी हमारे आसपास है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर एथेलवुल्फ के ऊपर जाता है, जो कि अपने आप को मार मार के सजा दे रहा होता है, क्योंकि किंग एग्बर्ट ने उससे कहा होता है कि गॉड ने खुद जूडिथ के द्वारा एक स्पेशल बच्चे को पैदा करवाया है, यानी कि जूडिथ की यहाँ पे कोई गलती नहीं है और जूडिथ को हिट नहीं मिलनी चाहिए, जिसकी वजह से एथेलवुल्फ अपने आप को गिल्टी मान के अपने आप को सजा दे रहा होता है। कि तभी वहां पे एक मिनिस्टर आता है, जो कि एथेलवुल्फ को रोकते हुए एक अनदर मिनिस्टर को एथेलवुल्फ के पास लाता है, और ये मिनिस्टर उन कुछ गिने चुने वेसेक्स लोगों में से एक होता है, जो कि प्रिंसेस क्विंथ्रिथ के साथ मर्सिया गए थे, ताकि वो वहां से वेसेक्स के लिए मर्सिया को कंट्रोल कर सके, मगर प्रिंसेस क्विंथ्रिथ ने सभी को जान से मार दिया और बस यही बंदा जिंदा बचा, जो कि आके ये सारी बात एथेलवुल्फ को बता देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस रैग्नार और फ्लॉकी के ऊपर जाता है, जहाँ रैग्नार फ्लॉकी से बोलता है कि मुझे मालूम है कि हम दोनों के बीच में कुछ अनबन, कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं, और शायद वो मेरी वजह से ही हुई हैं, जिनके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, मगर ये बात तुम्हें जाननी होगी कि मुझे तुम्हारी जरूरत है फ्लॉकी। और इतना बोल के रैग्नार फ्लॉकी को इस अटैक की कमांड सौंप देता है, यानी कि अब फ्लॉकी डिसाइड करेगा कि पेरिस के ऊपर कैसे अटैक करना है। फिर सभी डिस्कशन करने के लिए आ जाते हैं, और रोलो बताता है कि उसने बाहर से सिटी को देख लिया है और उसके अनुसार ब्रिजेस के गेट और रिवर्स के ऊपर अटैक करना सबसे सही रहेगा। लगातार बोलती है कि ब्रिजेस के अटैक को वो लीड करेगी, जिसपे कैल्फ बोलता है कि नहीं, हम साथ में लीड करेंगे, मगर लगातार बोलती है कि नहीं, वो अकेले ही लीड करेगी ब्रिज के अटैक को। बियॉन्ड बोलता है कि जब ब्रिज के ऊपर अटैक होगा तब फिर हमें सेम टाइम पे पानी द्वारा वॉल्स के ऊपर चढ़ के भी अटैक करना पड़ेगा, और फ्लॉकी बोलता है कि हाँ, चढ़ने वाले सारे इक्विपमेंट्स वो बना लेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर थोरोन के ऊपर जाता है, जो कि एशलॉग से बोलती है कि एशलॉग उसकी बेटी को ले ले, उसकी बेटी को अपने पास रखे और पाले पोसे बड़ा करे, क्योंकि थोरोन को ऐसा लग रहा होता है कि वो अपनी कंडीशन की वजह से अपनी बेटी का ख्याल नहीं रख पाएगी, मगर एशलॉग उसे समझाती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैटर सिर्फ ये करता है कि तुम अपनी बेटी को प्यार से पालो, जितनी खुशी हो सकती है उतनी खुशी तुम उसे देने की कोशिश करो। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर किंग एग्बर्ट के ऊपर जाता है, जो कि एथेलवुल्फ से बोलते हैं कि एथेलवुल्फ प्रिंसेस क्विंथ्रिथ के पास जाके प्रिंसेस क्विंथ्रिथ को समझाए कि प्रिंसेस क्विंथ्रिथ वेसेक्स के मिनिस्टर्स को जान से मारने के लिए माफी मांगे और वापस से डिक्लेयर करे कि मर्सिया किंग एग्बर्ट के अंडर आता है, वेसेक्स के अंडर आता है, और अगर प्रिंसेस क्विंथ्रिथ ऐसा नहीं करती
आती हैं तो किंग एग्बर्ट मर्सिया के ऊपर अटैक करके मर्सिया को पूरा डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर बियॉन्ड के ऊपर जाता है, जो कि टोरवी के पास आके उससे सॉरी बोलता है कि उसने उसके साथ सेक्स कर लिया था, और टोरवी बोलती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है और उसने भी अपनी मर्जी से किया था। इसके बाद बियॉन्ड टोरवी को एक ज्वेलरी देता है और वहां से चला जाता है, मगर अर्लैंडर ये देख लेता है और टोरवी के पास आके उस ज्वेलरी को ले लेता है और टोरवी से बोलता है कि तुम इसे डिजर्व नहीं करती। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर ऑर्डो के ऊपर जाता है, जो कि पेरिस के राजा को बता रहा होता है कि वाइकिंग्स कभी भी अटैक कर सकते हैं, और राजा अपनी बेटी गिस्ला से बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, यहाँ पे तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। मगर गिस्ला बोलती है कि नहीं, वो अपने लोगों को उनकी मुसीबत के समय में तो छोड़ के नहीं जाएगी। इसके बाद राजा थ्रोन रूम से चले जाते हैं, गिस्ला भी थ्रोन रूम से जा रही होती है, मगर ऑर्डो गिस्ला को रोकता है और बोलता है कि मैंने आपको एक समय पहले प्रपोज किया था, पर तब आपने मेरे उस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था, मगर अब यहाँ पे वाइकिंग्स हमारे ऊपर अटैक करने आ गए हैं, तो अगर मैं इन्हें हरा देता हूँ तो क्या आप मेरे ऑफर को एक्सेप्ट करोगी? जिसका गिस्ला जवाब देती है कि हाँ, अगर आप इन वाइकिंग्स को हरा देते हो तो मैं आपके हमेशा कर्ज में रहूंगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर हेल्गा के ऊपर जाता है, जो कि फ्लॉकी के लिए खाना खाने के लिए लाई होती है, क्योंकि फ्लॉकी काफी समय से उन चीजों को बना रहा होता है जिनकी मदद से वाइकिंग्स दीवारों पर चढ़ेंगे। और हम यहाँ देखते हैं कि फ्लॉकी इस पूरे अटैक का कमांडर बन के काफी खुश होता है और उसे लग रहा होता है कि उसने एथेल्स्टन की जान ली है, इस वजह से गॉड उसके ऊपर खुश हो गए हैं और उसके साथ ऐसा हो रहा है। मगर फ्लॉकी काफी ज्यादा अजीब व्यवहार कर रहा होता है, जिसकी वजह से हेल्गा फ्लॉकी से डर के भाग जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर किंग एग्बर्ट के ऊपर जाता है, जो कि जूडिथ के पास आके उससे बोलते हैं कि जब तक उनके शरीर में सांस है तब तक वो जूडिथ और उसके बच्चे एल्फ्रेड को कुछ भी नहीं होने देंगे, और फिर किंग एग्बर्ट जूडिथ को किस कर लेते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर एथलवुल्फ के ऊपर जाता है, जो कि मर्सिया आ चुका होता है, और प्रिंसेस कुंद्रित से बोलता है कि प्रिंसेस कुंद्रित पहले तो माफी मांगे और फिर डिक्लेयर करे कि मर्सिया वेसेक्स के अंडर में आता है। मगर प्रिंसेस कुंद्रित बोलती है कि अरे यार, तुम्हारे पास खुद का दिमाग नहीं है क्या? हमेशा अपने बाप का कहना मानते रहते हो। एंड इसके बाद प्रिंसेस कुंद्रित एथलवुल्फ को सेड्यूस करने लगती है, मगर एथलवुल्फ सेड्यूस नहीं होता, और प्रिंसेस कुंद्रित बोलती है कि तुम इतने दूर से आए होगे, चलो पहले थोड़ा रेस्ट कर लो, इन सारी बातों के बारे में हम बाद में बात करेंगे। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि फ्लॉकी ने अटैक करने के लिए सब कुछ बना लिया होता है। रैगनार फ्लॉकी से बोलता है कि फ्लॉकी सारी चीजें रेडी हो गई, और फ्लॉकी जवाब देता है कि हाँ, सब कुछ रेडी हो गया है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर एथलवुल्फ के ऊपर जाता है, जो कि सो रहा होता है, कि तभी वहां पे प्रिंसेस कुंद्रित के गार्ड आके उसे अपने साथ उठा के ले जाते हैं, एंड प्रिंसेस कुंद्रित एथलवुल्फ को धमकाते हुए उसे अपने बेटे मैग्नस से इंट्रोड्यूस करवाती है, जो कि प्रिंसेस कुंद्रित बताती हैं कि ये रैगनार का बेटा है, जिसकी वजह से रैगनार यहाँ अपने बेटे के लिए और अपने खेतों के लिए जरूर आएगा। और बेसिकली यहाँ पे प्रिंसेस कुंद्रित मैग्नस के द्वारा रैगनार की मदद लेके अपने ऊपर से वेसेक्स का कंट्रोल हटाना चाह रही होती है, मगर एथलवुल्फ बताता है कि हमने रैगनार के सारे खेतों को डिस्ट्रॉय कर दिया है। प्रिंसेस कुंद्रित बोलती है फिर तो रैगनार बदला लेने जरूर आएगा, और एथलवुल्फ बोलता है कि हाँ, हमें मालूम है कि रैगनार बदला लेने जरूर आएगा, जिसकी वजह से अगर आप रैगनार के साइड जाती हो तो हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, और फिर अनफॉर्चुनेटली हमें पहले आपको डिफीट करना पड़ेगा। प्रिंसेस कुंद्रित अपने गार्ड्स को एथलवुल्फ को मारने को बोलती है, मगर एथलवुल्फ कहता है कि अगर आपने मुझे मार दिया तो मेरे फादर को सारी रीजंस मिल जाएंगे मर्सिया के ऊपर अटैक करके, इसे कॉन्कर करके इसके राजा बनने के। तो अगर आप अपनी और अपने बच्चे की जान की सलामती चाहती हो तो वापस ये डिक्लेयर करो कि मर्सिया वेसेक्स के अंडर आता है और मेरे फादर को टैक्सेस पे करो। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर पेरिस के ऊपर जाता है, जहां पेरिस वाले अपनी जीत के लिए एक रिचुअल कर रहे होते हैं, और वाइकिंग्स भी अपनी जीत के लिए एक रिचुअल टाइप का कर रहे होते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो हेलो गाइस, इट्स मी आयुष, और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं वाइकिंग्स के सीजन 3 के एपिसोड नंबर 8 का, और आज के एपिसोड में वाइकिंग्स अटैक करेंगे पेरिस पे। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। सो एपिसोड चालू होता है, हम देखते हैं आधे वाइकिंग्स रैगनार, बियॉन्ड, फ्लोकी और रोलो के साथ मिलके पानी के द्वारा पेरिस पे अटैक करने की तैयारी कर रहे होते हैं, जहां वो लोग फ्लोकी की बनाई हुई सीढ़ियों को अपनी बोट्स पे रख के और अपनी तीरे, तलवारें, कुल्हाड़ियां और ढाल वगैरह उठा के पेरिस के ऊपर अटैक करने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आधे वाइकिंग्स लगार्था, कैल्फ, एरलैंडर और सिगफ्रीड के साथ मिलके जमीन द्वारा पेरिस पे अटैक करने के लिए आ गए होते हैं, और सारे वाइकिंग्स को आता देख पेरिस के सारे लोग सेफ्टी के लिए भागने लगते हैं, और पेरिस के सारे सिपाही वगैरह हथियारों को तैयार करके अपना डिफेंस करने की तैयारी कर रहे होते हैं। इसके बाद लगार्था वाइकिंग्स को बोल के एक बहुत बड़ी शील्ड मंगवा लेती है, जिसके अंदर एक बहुत बड़ा डंडा होता है, जिसकी मदद से ये लोग पेरिस का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं, और ये लोग अपने आप को शील्ड से प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, जिससे कि पेरिस के सिपाही इनके ऊपर हमला नहीं कर पा रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि गेट्स के अंदर काउंट ऑर्डो अपने सिपाहियों को बोल के गेट पे लकड़ियां
लकड़ियां लगा देते हैं ताकि गेट और ज्यादा मजबूत हो जाए और वाइकिंग्स गेट को ना तोड़ पाए। मगर तब भी वाइकिंग्स गेट पर अटैक करना कंटिन्यू रखते हैं और फिर 2 भाले मंगवा के उसके द्वारा गेट पर अटैक करने लगते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ रैग्नार और उसके साथियों के ऊपर जाता है, जहां वो सब पानी के थ्रू पेरिस के ऊपर अटैक करने के लिए पहुंच गए होते हैं और फ्लॉकी की बनाई हुई सीढ़ियों की मदद से पेरिस की दीवार पर चढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और पेरिस के सिपाही वाइकिंग्स पर अटैक कर रहे होते हैं, जिससे कि काफी सारे वाइकिंग्स मर जा रहे होते हैं। और फ्लॉकी सबसे बोल रहा होता है कि तुम लोग किस चीज से डर रहे हो, गॉड्स हमारे साथ हैं, जीत हमारी ही होगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर गिस्ला के ऊपर जाता है, जिसे कि एक प्रीस्ट एक स्पेशल टाइप ऑफ बैनर जिसका नाम ओरी फ्लेम होता है उसे दिखाता है और बताता है कि ये बैनर काफी पवित्र है, जिसके लिए वो सारे पादरी अपनी जान दे सकते हैं। और ये बैनर सेंट डेनियस का था और उन्हीं के ब्लड से इसको रंगा गया है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर काउंट ओडो के ऊपर जाता है, जिनके सिपाही उन्हें आके बताते हैं कि वाइकिंग्स दीवारों से अटैक कर रहे हैं, दीवारों के ऊपर चढ़ के अटैक कर रहे हैं। तो काउंट ओडो ऑब्वियसली इस चीज को देखने जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद वो भी वाइकिंग्स को मारने लगते हैं एंड तभी वो देखते हैं कि गिस्ला वहां आके ओरी फ्लेम बैनर को लगा देती है एंड फिर अपने सोल्जर्स को मोटिवेट करती है फाइट करने के लिए, जिसके बाद पेरिस के सोल्जर्स और तगड़ी तरीके से फाइट करने लग जाते हैं और हम देखते हैं कि काफी सारे वाइकिंग्स मारे जा रहे होते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ वाइकिंग्स की दूसरी वाली टोली के ऊपर जाता है, जहां उन लोगों ने सक्सेसफुली गेट के अंदर भाले डाल दिए होते हैं एंड फिर उन भालों में रस्सियां बांध के उन भालों को खींचने लगते हैं ताकि पूरा गेट बाहर आ जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए पूरा गेट। और पेरिस के सोल्जर्स वाइकिंग्स के ऊपर पत्थर फेंक रहे होते हैं ताकि वाइकिंग्स की सील्ड टूट जाए। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर रोलो और बियॉन्ड के ऊपर जाता है, जो कि सारे वाइकिंग्स को सीढ़ियों के जरिए दीवारों पर चढ़ा रहे होते हैं। मगर बहुत ही सारे वाइकिंग्स मारे जा रहे होते हैं क्योंकि वो लोग नीचे से ऊपर जा रहे हैं, मगर पेरिस के सोल्जर्स ऊपर से ही तीरे चला रहे हैं, जिसकी वजह से वाइकिंग्स को डिसएडवांटेज हो रहा है। और इसके बाद पेरिस के सोल्जर्स वाइकिंग्स के ऊपर ऑयल डाल के उसमें आग लगा देते हैं, जिससे कि और वाइकिंग्स मरने लगते हैं और फ्लॉकी इन सारी चीजों को देख के डर के छुप जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ जाता है, जहां पेरिस के सोल्जर्स पत्थर मार मार के वाइकिंग्स की सील्ड को तोड़ने में कामयाब हो चुके होते हैं और पत्थर लगने की वजह से कुछ वाइकिंग्स भी मर जाते हैं। मगर वाइकिंग्स फिर भी भालों को खींचना जारी रखते हैं, जिससे कि दरवाजा टूट ही जाता है। मगर गेट्स की दूसरी तरफ कोई भी सिपाही नहीं होता, जिसकी वजह से सारे वाइकिंग्स अंदर जाते हैं। पर कैल्फ को ये बात अजीब लगती है कि यहाँ पे कोई सोल्जर क्यों नहीं है, जिसकी वजह से उसे शक होता है एंड वो लगार्था को अपने साथ उठा के अपने साथ ले जाता है। और बाकी के वाइकिंग्स आगे जाने पे देखते हैं कि ये सब तो एक ट्रैप था, काउंट ओडो का प्लान था एंड काउंट ओडो सारे वाइकिंग्स के ऊपर तीर भाले चलवा देते हैं। सारे वाइकिंग्स तुरंत वहां से भागते हैं, मगर काफी सारे वाइकिंग्स वहीं मर जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर रैग्नार के ऊपर जाता है, जो कि देखता है कि उसके काफी सारे वाइकिंग्स मारे जा रहे होते हैं। आगे हमें रोलो दिखाया जाता है, जो कि ऑल्सो ये बात नोटिस करता है। इसके बाद वो प्रिंसेस गिस्ला को देखता है तो उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। बियॉन्ड भी अब दीवारों के ऊपर चढ़ रहा होता है और बियॉन्ड को देख के रैग्नार भी उसके साथ दीवारों के ऊपर चढ़ने लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर फ्लॉकी के ऊपर जाता है, जो कि इन सब का ब्लेम इन सारे वाइकिंग्स की मौत का कारण एथेल्स्टन को मान रहा होता है, बोल रहा होता है कि ये सब एथेल्स्टन की गलती है। इसके बाद हमें बियॉन्ड और रैग्नार दिखाए जाते हैं, जो कि काफी अच्छी तरीके से फाइट कर रहे होते हैं, एक एक को चुन चुन के मार रहे होते हैं। इसके बाद हमें रोलो दिखाया जाता है, जो कि ऑल्सो काफी अच्छी फाइट कर रहा होता है और प्रिंसेस गिस्ला की ओर देख रहा होता है और प्रिंसेस गिस्ला भी रोलो को देख रही होती है। मगर पर्सिया के सैनिक एक डंडे से रोलो की सीढ़ी को हटाते हुए रोलो को पानी में गिरा देते हैं। फिर हमें रैग्नार दिखाया जाता है, जो कि लड़ते लड़ते काउंट ओडो के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा होता है, मगर बहुत सारे सैनिक होने के कारण नहीं पहुंच पाता और ऊपर से पेरिस को देख के दीवार से नीचे गिर जाता है। और नीचे वो देखता है कि बियॉन्ड को भी काफी सारे चोटें लगी होती हैं और वाइकिंग्स ऑलमोस्ट हार चुके होते हैं ये लड़ाई। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर फ्लॉकी के ऊपर जाता है, जो कि इस डिफीट की वजह से फ्रस्ट्रेटेड होता है और बोल रहा होता है कि गॉड्स, मैंने आपके लिए सब कुछ किया, एथेल्स्टन को एज अ सैक्रिफाइस दिया, मगर फिर भी आप मुझे ऐसे धोखा क्यों दे रहे हो? आखिर क्यों हम हार रहे हैं? आखिर क्यों आप हमें प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो? इसके बाद सीन शिफ्ट होकर पेरिस के राजा के ऊपर जाता है, जहां सभी लोग अपनी इस जीत के लिए पेरिस के राजा का शुक्रिया अदा करते हैं एंड फिर गॉड्स से प्रे करते हुए उन्हें थैंक यू बोलने लगते हैं। फिर सीन शिफ्ट होकर कैटागेट की तरफ जाता है, जहां थोरोन कैटागेट को छोड़ के जा रही होती है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है कि उसकी इस कंडीशन की वजह से कि अब वो इतनी बदसूरत हो गई है तो वो बियॉन्ड के साथ रहना डिजर्व नहीं करती है और बियॉन्ड और किसी खूबसूरत लड़की के साथ होना चाहिए, जिसकी वजह से वो कैटागेट छोड़ के चली जाती है और वो अपनी बेटी सीगी को भी कैटागेट
बकेट में एशलॉक के पास छोड़ जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वाइकिंग्स के ऊपर जाता है जो कि अपने सारे घायल साथियों की मरहम पट्टी कर रहे होते हैं। फिर हमें बियॉन्ड दिखाया जाता है जिसका ट्रीटमेंट टोरवी कर रही होती है। लगातार उससे पूछती है कि मेरा बेटा सही हो जाएगा कि नहीं, एंड टोरवी जवाब देती है कि मुझे नहीं मालूम। फिर वहां पे रोलो आता है जो कि बोलता है कि मुझे बियॉन्ड को कभी भी सीढ़ियां चढ़ने देना ही नहीं चाहिए था, जिसपे रैग्नार बोलता है कि यार तुम लोग इसे बच्चे की तरह ट्रीट मत करो, बियॉन्ड अब एक आदमी बन चुका है, ही इज अ मैन एंड लेट हिम बी अ मैन। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर फ्लॉकी के ऊपर जाता है जो कि हेल्गा से बोलता है कि ये सब मेरी गलती है, ये जितना भी डिजास्टर हुआ है ये सब मेरी गलती है, जिसपे हेल्गा बोलती है कि नहीं ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुम सिर्फ अपने बारे में ही क्यों सोचते हो। फ्लॉकी बोलता है नहीं मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता हूँ, मैं सभी लोगों के बारे में सोचता हूँ। मगर हेल्गा कहती है कि नहीं तुम सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हो, और इतना बोल के वहां से चली जाती है। फ्लॉकी हेल्गा को वापस बुलाने की कोशिश करता है मगर हेल्गा वापस नहीं आती एंड फिर फ्लॉकी रोने लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर लगार्था के ऊपर जाता है जिसके पास कैल्फ आके उससे बोलता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, जिसका लगार्था जवाब देती है कि अगर मैं तुम्हारे ऑफर को एक्सेप्ट भी कर लेती हूँ तब भी मुझे कैसे विश्वास होगा कि तुम मुझे धोखा नहीं दोगे फिर से। जिसपे काल्फ बोलता है कि आज मैंने तुम्हारी जान बचाई, अगर मैं चाहता तो तुम्हें मरने के लिए भी छोड़ सकता था मगर मैंने ऐसा नहीं किया, क्या ये इनफ कारण नहीं है तुम्हारे लिए मेरे ऊपर ट्रस्ट करने का। जिसपे लगार्था बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हारे ऑफर को एक्सेप्ट कर लूंगी मगर मेरी भी एक कंडीशन है कि जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं तुम्हें जान से मार के अपना किंगडम वापस ले लूंगी, और कैल्फ इस कंडीशन को हिचकिचाते हुए एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर बियॉन्ड के ऊपर जाता है जो कि होश में आ जाता है और अपनी डिफीट को लेके उदास होता है, जिसपे रैग्नार उसे समझाता है कि तुम जिंदा हो और यही मायने रखता है, लड़ाई तो किसी और दिन भी जीती जा सकती है। और इसके बाद रैग्नार बियॉन्ड को प्रेज भी करता है, तारीफ भी करता है उसकी कि आज बियॉन्ड ने सारे वाइकिंग्स को दीवार पर चढ़ा के एक लीडर वाला काम किया है। और बियॉन्ड बोलता है कि नहीं मैंने सिर्फ वही किया जो कि मेरी इंस्टिंक्ट ने मुझसे करवाया। और रैग्नार बोलता है कि हाँ सही बात है, यही तो स्टार्ट है। इसके बाद बियॉन्ड रैग्नार से पूछता है कि अब हम आगे क्या करने वाले हैं, और रैग्नार कहता है कि इसका जवाब देने से पहले मुझे अपने एक ओल्ड फ्रेंड से बात करनी होगी। इसके बाद रैग्नार बाहर जाके एथेल्स्टन से बात करने लगता है, उसकी आत्मा से बात करने लगता है और बोलता है कि मैं उम्मीद करता हूँ एथेल्स्टन कि तुम मुझे सुन पा रहे हो। पेरिस बिल्कुल वैसा ही है जैसा तुमने मुझे बताया था, और मैं वादा करता हूँ कि मैं पेरिस को कॉन्कर करके ही रहूंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो हेलो गाइस, इट्स मी आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं वाइकिंग्स के सीजन 3 के एपिसोड नंबर 9 का। सुनाओ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। सो एपिसोड चालू होता है, रैग्नार फ्लॉकी के पास आता है। फ्लॉकी पूछता है बियॉन्ड कैसा है, और रैग्नार बताता है कि हाँ बियॉन्ड सही हो रहा है। इसके बाद फ्लॉकी बोलने लगता है कि यार मैंने अपना 100% दिया, मुझसे जितना हो सकता था मैंने वो सब किया, मगर फिर भी हम कैसे हार गए, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर हम फिर भी कैसे हार गए। जिसका रैग्नार कोई जवाब नहीं देता है और बोलता है कि आज रात को कुछ वाइकिंग्स वापस से ट्राई करेंगे पेरिस के ऊपर अटैक करने का। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर रात की तरफ जाता है जहां लगातार अपनी कुछ साथी वाइकिंग्स के साथ मिल के पानी के सहारे ब्रिज के ऊपर चढ़ जाती है, और अंदर आने के बाद एक एक करके वहां के सैनिकों को बड़े ही चुपके से बड़े ही शांति से मारने लगती है। और उन सैनिकों को मारने के बाद उनकी बॉडीज गिरने भी नहीं दे रही होती है, जिससे कि कोई आवाज ना आए और बाकी के सैनिकों को ना पता चले कि वाइकिंग्स अंदर आ चुके हैं। मगर इसके बाद लगातार जिस सैनिक को मारती है वो चिल्ला देता है, जिसकी वजह से बाकी के सैनिकों को मालूम पड़ जाता है और वो सब वाइकिंग्स के साथ लड़ने लगते हैं। और कुछ सैनिक ऊपर से एक वाइकिंग के ऊपर गरम गरम खौलता हुआ पानी डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो वाइकिंग मर जाती है। अब तक पेरिस के सारे लोगों को मालूम पड़ चुका होता है कि वाइकिंग्स अंदर आ चुके हैं, जिसकी वजह से प्रिंसेस गिजला बोलती हैं कि भगवान की कृपा से हम लोगों को कुछ ना हो, मगर अगर वाइकिंग्स तुम लोगों के पास आ जाते हैं तो ये मेक श्योर करना कि वाइकिंग्स तुम लोगों को जिंदा ना पकड़ पाए, खुद की जान ले लेना, मगर अपने आप को जिंदा वाइकिंग्स के हवाले मत करना। इसके बाद लगार्था देखती है कि पेरिस के और सोल्जर्स उसकी तरफ आ रहे हैं, तो लगार्था गेट पे आग लगा देती है, जिससे कि गेट टूट जाता है और बाकी के सारे वाइकिंग्स पेरिस के अंदर आने लगते हैं। मगर तभी काउंट ऑर्डो एक ऐसी चक्री को वाइकिंग्स की तरफ भेज देते हैं जिसमें भाले लगे होते हैं, और उन भालों की वजह से काफी सारे वाइकिंग्स मर भी जाते हैं। मगर तभी चक्री की रस्सी खत्म हो जाती है, तो काउंट ऑर्डो चक्री को वापस बुलाने का ऑर्डर देते हैं, और रोलो चक्री के ऊपर चढ़ के चक्री की दूसरी साइड आके चक्री की रस्सी पे और चक्री के बीच में एक भाला डाल देता है, जिससे कि चक्री वहीं रुक जाती है। और फिर फ्लॉकी रोलो को दूसरा भाला भी देता है, जिसका इस्तेमाल करके रोलो और ज्यादा अच्छी तरीके से चक्री को रोक देता है। अब चक्री के रुकने की वजह से वाइकिंग्स वापस आगे बढ़ने लगते हैं, और पेरिस के सोल्जर्स भी
वाइकिंग से लड़ाई करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं और फिर इन सब के बीच में चालू हो जाता है एक घमासान युद्ध। सीन शिफ्ट होकर रैग्नार के ऊपर जाता है जिसकी तबीयत खराब हो रही होती है और उसे अपने गॉड ओडिन का हेलुसिनेशन हो रहा होता है। इसके बाद काउंट ओडो पेरिस के राजा के पास आते हैं और उन्हें बताते हैं कि वाइकिंग्स ने वापस से अटैक कर दिया है। हमारे इतने सारे सोल्जर्स घायल हो गए हैं जिन्हें काउंट नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से अगर आप उन घायल सोल्जर्स के पास जाते हो तो उन्हें मोटिवेशन मिलेगी। मगर पेरिस के राजा जाने से मना कर देते हैं और यार पर्सनली मुझे ये राजा बहुत ही खराब लग रहा है। सीन शिफ्ट होकर वापस वाइकिंग्स के बैटल के ऊपर जाता है जहां वो लोग ब्रिज के काफी आगे तो पहुंच चुके होते हैं मगर वो लोग पेरिस सिटी के अंदर नहीं जा पा रहे होते, जिसकी वजह से रोलो सारे वाइकिंग्स को वापस लौटने का ऑर्डर दे देता है। सारे वाइकिंग्स वापस लौटने लगते हैं मगर सिनरिक और सिगफ्रीड वहीं रह जाते हैं और काउंट ओडो उन दोनों को बंदी बना लेते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर रैग्नार के ऊपर जाता है जिसे कि अब एथेल्स्टन का हेलुसिनेशन आता है, जहां वो रैग्नार की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है मगर जैसे ही रैग्नार उसके हाथ को पकड़ने जाता है वैसे ही एथेल्स्टन जीसस क्राइस्ट बन जाता है और फिर ओडिन। फिर रैग्नार को अपने आसपास ब्लड दिखाई देता है। रैग्नार उसमें काफी डर के सिकुड़ के लेट जाता है और एथेल्स्टन वहां से जाने लगता है तो रैग्नार उससे बोलता है कि तुम मुझे कहाँ छोड़ के जा रहे हो, मुझे छोड़ के मत जाओ। और फिर रैग्नार को खुद ही की बॉडी का हेलुसिनेशन होता है कि उसकी बॉडी उसके सामने आई हुई है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सिनरिक और सिगफ्रीड को पेरिस के राजा के सामने लाया जाता है और क्योंकि सिनरिक फ्रैंकिया की भाषा बोल सकता है तो काउंट ओडो उससे रोलो के बारे में पता करते हैं। सिनरिक उन्हें रोलो के बारे में सब कुछ बता देता है, जिसके बाद काउंट ओडो बोलते हैं कि शायद सिनरिक हमारे काम आ सकता है और सिगफ्रीड को हमें किसी को बेच देना चाहिए। मगर प्रिंसेस गिजला बोलती हैं कि अगर आप मेरी थोड़ी सी भी केयर करते हो तो आप सिगफ्रीड का सर काट डालोगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वेसेक्स की तरफ जाता है जहां किंग एग्बर्ट जूडिथ को अपने पास बुलाते हैं और थोड़ी बहुत ऑकवर्ड बातचीत करने के बाद उससे बोलते हैं कि वो उसके दोनों बेटों को स्पेशली एल्फ्रेड को अपनी पूरी प्रोटेक्शन देंगे। जब तक वो जिंदा है तब तक जूडिथ के दोनों बेटों को कुछ नहीं होगा मगर उन्हें भी इन रिटर्न में कुछ रिवॉर्ड टाइप का चाहिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर कैरागेट में जाता है जहाँ एक बंदा क्रिश्चियनिटी और क्रिश्चियन रिलीजन को फैलाते फैलाते आता है और बोल रहा होता है कि सिर्फ हमारे गॉड रियल है, सिर्फ ही चमत्कार कर सकते हैं और तुम लोग एक फेक गॉड फॉल्स गॉड की पूजा करते हो। जो सुन के एशलॉक बोलती है कि ठीक है मैं मानती हूँ कि तुम्हारा गॉड रियल होगा मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे गॉड्स रियल नहीं है, हमारे गॉड्स भी उतने ही रियल हैं। मगर फिर भी जब वो बंदा नहीं मान रहा होता तब एशलॉक उससे उसके क्रिश्चियन गॉड का चमत्कार दिखाने को बोलती है और उसके हाथों में एक जलती हुई रॉड रखवा देती है। मगर उस रॉड से उस बंदे के हाथों को कुछ नहीं होता, उसके हाथ बिल्कुल सही रहते हैं। पर एशलॉक समझ जाती है कि ये कोई चमत्कार नहीं है बल्कि बंदा हमें ट्रिक कर रहा है, तो वो उसके हाथों में एक दूसरी रॉड रखवा देती है जलती हुई और इस बार उस बंदे के हाथ पूरे के पूरे जल जाते हैं और बंदा दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर पेरिस की तरफ जाता है जहां सिगफ्रीड का गला काटने के लिए उसे लाया जाता है और सिगफ्रीड बोलता है कि मैं मरने से नहीं डरता मगर मैं चाहता हूं कि जब मेरी गर्दन काटी जाए तब कोई मेरे बाल पकड़ ले ताकि काफी आसानी से और एक झटके में मेरी गर्दन कट जाए। इसके बाद एक बंदा सिगफ्रीड के बाल पकड़ लेता है और एग्जीक्यूशनर जैसे ही सिगफ्रीड की गर्दन काटने जाता है वैसे ही सिगफ्रीड अपने बालों को खींच लेता है, जिसकी वजह से जिसने सिगफ्रीड के बाल पकड़े होते हैं उसकी उंगलियां कट जाती है और सिगफ्रीड जोर जोर से हंसने लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वेसेक्स की तरफ जाता है जहां जूडिथ किंग एग्बर्ट के रूम में उन्हें उनका इनाम देने के लिए आती हैं। सीन शिफ्ट होकर वापस पेरिस की तरफ जाता है जहां हम देखते हैं कि सिगफ्रीड की गर्दन काट के लटका दी गई होती है और पेरिस में काफी सारी जगह एक अननोन घातक बीमारी फैल रही होती है जिससे कि पेरिस के बहुत सारे लोग बीमार हो रहे होते हैं और इन सभी को सही से इलाज नहीं मिल पा रहा होता है और वाइकिंग्स के सिटी के बाहर होने की वजह से ये लोग सिटी से बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि ये लोग जैसे ही सिटी से बाहर जाएंगे दवाइयां लेने या फिर खाना वाना लेने वैसे ही वाइकिंग्स इन्हें जान से मार डालेंगे, जिसकी वजह से काउंट ओडो पेरिस के राजा से बोलते हैं कि हम लोगों को वाइकिंग्स के साथ कोई ना कोई तरह का समझौता तो करना ही पड़ेगा ताकि वो लोग यहाँ से चले जाएं, क्योंकि अब सिटी के अंदर खाना भी खत्म हो रहा होता है और ये लोग ऑब्वियसली बाहर जाके और खाना ला भी नहीं सकते। मगर प्रिंसेस गिस्ला अपने फादर और पेरिस के राजा को बोलती है कि नहीं, हम लोगों को वाइकिंग्स के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। मगर पेरिस के राजा बोलते हैं कि मुझे इस बात पे सोच विचार करने के लिए थोड़ा समय चाहिए। आगे हमें रैग्नार दिखाया जाता है जिसकी तबीयत और ज्यादा खराब हो रही होती है एंड प्रोबेबली रैग्नार को भी वही बीमारी हुई है जो कि पेरिस के अंदर के लोगों
लोगों को हुई है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर एथलवुल्फ के ऊपर जाता है जो कि मर्सिया से अपने मिशन को कंप्लीट करके वापस वेसेक्स आ चुका होता है और किंग एग्बर्ट एथलवुल्फ को कांग्रेचुलेट करते हैं कि एथलवुल्फ ने अपने मिशन को कंप्लीट कर दिया। इसके बाद एथलवुल्फ बताता है कि प्रिंसेस कुंथ्रित ने उसे सेड्यूस करके अपनी तरफ करने की कोशिश करी थी मगर एथलवुल्फ सेड्यूस नहीं हुआ था, जिसपे किंग एग्बर्ट बोलते हैं कि हाँ मुझे मालूम था कि कुंथ्रित कुछ ऐसा ट्राई करेगी मगर मुझे ये भी मालूम था कि तुम उसके झांसे में नहीं आओगे। और किंग एग्बर्ट बोलते हैं कि तुम्हारी वाइफ भी ये सुन के काफी खुश होगी, जिसपे जूडिथ बोलती है कि हाँ मैं खुश तो हूँ मगर मैं इतनी हिपोक्रेट नहीं हूँ कि ऐसा बोलूं। जिसके बाद एथलवुल्फ बोलता है कि तुम्हारे और एथेल्स्टन के बीच में जो कुछ भी हुआ मैं उसके ऊपर गुस्सा तो हूँ मगर यही भगवान की इच्छा थी। मैं भगवान की इच्छा को समझ तो नहीं पा रहा हूँ मगर मैं भगवान की इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ कि मैं उनकी इच्छा के सामने झुकने को तैयार। इसके बाद एथलवुल्फ किंग एग्बर्ट से पूछता है कि क्या आपने मुझे मर्सिया सिर्फ इसीलिए भेजा था ताकि कुंथ्रित मुझे जान से मार सके और आपको एक कारण मिल जाए मर्सिया के ऊपर अटैक करने का, जिसपे किंग एग्बर्ट एक्टिंग करते हुए बोलते हैं कि ये तुम क्या कह रहे हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरे बेटे हो, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो। आज तक इंग्लैंड में कोई भी ऐसा राजा नहीं हुआ जिसने शांति से आराम से अपने किंगडम को अपने बेटे को सौंप दिया हो, मगर मैं पहला ऐसा राजा बन के दिखाऊंगा जो कि अपने बेटे को अपनी पूरी रियासत देगा और मैं सिर्फ तुम्हें वेसेक्स का किंगडम ही नहीं दूंगा बल्कि इस पूरे इंग्लैंड का किंगडम दूंगा। जिसके बाद एथलवुल्फ अपने फादर की बात मान जाता है मगर हम ऑडियंस समझ पा रहे होते हैं कि यहाँ पे किंग एग्बर्ट सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे, यानी कि उनकी रियल इंटेंशंस कुछ अलग ही हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वाइकिंग्स के ऊपर जाता है जिनके पास पेरिस के सोल्जर्स आते हैं। उनके साथ सीनरिक भी होता है जो कि सारे वाइकिंग्स को बताता है कि पेरिस के राजा समझौता करना चाहते हैं ताकि वाइकिंग्स यहाँ से चले जाएं। बियॉन्ड बोलता है कि आखिर हमें क्या मिलेगा अगर हम यहाँ से चले जाते हैं, तो जिसपे सीनरिक बोलता है कि ये सारी चीजें एक मीटिंग में डिसाइड होगी कि वाइकिंग्स कितने पैसे लेंगे यहाँ से जाने का और ये मीटिंग पेरिस के बाहर होगी जहाँ कोई भी हथियार वगैरह नहीं लाएगा। बियॉन्ड बोलता है ठीक है हम लोग कल अपना डिसीजन बताएंगे। जिसके बाद पेरिस के सिपाही सीनरिक को अपने साथ ले जाने लगते हैं मगर तभी रोलो उन्हें रोकता है और सीनरिक की रस्सियां काट के उसे आजाद कर देता है और उसे अपने साथ ले लेता है। इसके बाद पेरिस के सिपाही वहां से चले जाते हैं और लगातार रैग्नार से बोलती है कि आखिरकार हम क्यों ही पेरिस के लोगों के साथ समझौता करें, जिसपे रैग्नार बोलता है कि हमने 1000 से ज्यादा अपने वाइकिंग्स को खो दिया है, ठंडियां आ रही हैं, क्या तुम्हें और कोई रीजन चाहिए। मगर इसके बाद भी सब बोल रहे होते हैं कि नहीं हम लोगों को पेरिस के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। मगर फिर रैग्नार बोलता है कि मैं किंग अपनी मर्जी से नहीं बना और इसलिए नहीं बना कि मैं किंग बनना चाहता था, मैं दूसरों के एक्शंस की वजह से किंग बनाऊं और किंग सब पर रूल करता है। यहाँ ना तुम्हारा कहना चलेगा ना तुम्हारा कहना चलेगा ना तुम्हारा कहना चलेगा, तुम सब बस मेरी बात मानोगे। और तुम सब ने अपने अपने प्लान्स के अनुसार पेरिस के ऊपर अटैक करने का ट्राई किया मगर तुम सभी के प्लान्स फेल हो गए, मगर मैं फेल नहीं होऊंगा और कल हम जाके पेरिस के साथ समझौता करेंगे। और फिर रैग्नार सीनरिक को अपने साथ कहीं ले जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर कैटागेट की तरफ जाता है जहां एक वाइकिंग एशलॉक के पास आके उससे पूछता है कि उस क्रिश्चियन बंदे का क्या किया जाए और एशलॉक जवाब देती है कि मार डालो उसे जान से। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर रैग्नार के ऊपर जाता है जो कि सीनरिक के साथ काउंट ओडो से मिलने आया होता है और काउंट ओडो बोलते हैं कि अगर रैग्नार सारे वाइकिंग्स को लेके वापस चला जाएगा तो काउंट ओडो 5700 किलो सोना और चांदी रैग्नार को देंगे। मगर रैग्नार बोलता है कि ये काफी नहीं है, उसे बैप्टाइज भी होना है। रैग्नार बोलता है कि वो मर रहा है जिसकी वजह से वो बैप्टाइज होना चाहता है ताकि जब वो मरे तब वो क्रिश्चियंस के हेवन में जाके अपने पुराने फ्रेंड एथेल्स्टन से मिल पाए। मगर वहां खड़ा प्रीस्ट मना कर देता है और बोलता है कि अगर रैग्नार बैप्टाइज हो जाता है तो वो हेवन नहीं बल्कि हेल जाएगा। और रैग्नार उसे डराते हुए बोलता है कि तुम ये डिसाइड नहीं कर सकते। काउंट ओडो रैग्नार को बैप्टाइज करवाने के लिए मान जाते हैं और बोलते हैं कि ठीक है हम लोग इसकी प्रिपरेशंस कर देंगे। मगर रैग्नार बोलता है कि नहीं मुझे अभी यहीं पर बैप्टाइज होना है। जिसके बाद वो प्रीस्ट रैग्नार को बैप्टाइज करने लगता है। उतने में ही वहां पे बाकी वाइकिंग्स भी आ जाते हैं जो कि इस चीज को देख के काफी गुस्सा हो जाते हैं रैग्नार के ऊपर और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो हेलो गाइस, इट्स मी आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूं चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं वाइकिंग्स के सीजन 3 के एपिसोड नंबर 10 का, जो कि ऑल्सो वाइकिंग्स के इस सीजन का लास्ट एपिसोड है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। एपिसोड चालू होता है, हम देखते हैं पेरिस के सिपाही समझौते के अनुसार सोना चांदी ले आते हैं और वाइकिंग्स से बोलते हैं कि हम लोगों ने अपने वादे को पूरा किया, अब तुम लोग भी अपना वादा निभाओ और यहाँ से चले जाओ। सारे वाइकिंग्स सोने चांदी को देख के बहुत ही खुश हो जाते हैं और रोलो जाके रैग्नार को बताता है कि पेरिस के सिपाही सोना चांदी ले आए हैं। रैग्नार बोलता है ठीक है मगर मेरे लिए ये सारी चीजें वर्थलेस है
क्योंकि मैं मर रहा हूँ, पर मैं इस चीज से खुश हूँ कि अब जब मैं मरूंगा तब मैं अपने फ्रेंड एथेल्स्टन से हेवन में जाके वापस से मिल पाऊंगा। फिर रोलो बाहर आ जाता है और फ्लॉकी रोलो से बोलता है कि मैंने तुम्हें बताया था कि एथेल्स्टन ने रैग्नार का दिमाग खराब कर दिया है, अब देखो रैग्नार क्या कर रहा है। और इसके बाद लगातार रोलो से बोलती है कि वो नहीं मान सकती कि रैग्नार एक क्रिश्चियन है, और ऊपर से रोलो को भी तो बैप्टाइज किया गया था, रोलो को भी तो क्रिश्चियन बनाया गया था, मगर फिर भी रोलो तो चेंज नहीं हुआ। जिसपे रोलो बोलता है कि मैं चेंज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमारे भगवान मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे, मगर वो रैग्नार को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे एथेल्स्टन की वजह से। आगे हमें कैल्फ और एडलैंडर दिखाए जाते हैं, जहां एडलैंडर कैल्फ से बोलता है कि हम एक क्रिश्चियन को हमारे ऊपर रूल करने नहीं दे सकते। रैग्नार ने क्रिश्चियन बन के हमारे गॉड्स की बेइज्जती की है, जिसकी वजह से किसी ना किसी को तो रैग्नार को जान से मारना ही होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर पेरिस के चर्च की तरफ जाता है, जहां सभी लोग पूजा कर रहे होते हैं, और पूजा करने के बाद काउंट ओडो प्रिंसेस गिस्ला से उनके मैरिज प्रपोजल के बारे में पूछते हैं, जिसका प्रिंसेस गिस्ला जवाब देती हैं कि अभी उनके पास इन सब चीजों पे बात करने का समय नहीं है। प्रिंसेस गिस्ला के जाने के बाद वहां काउंट ओडो के पास एक अनदर लड़की आती है, जो कि उनसे बोलती है कि प्रिंसेस गिस्ला आपकी वैल्यू नहीं समझती हैं, मगर मैं जानती हूँ कि आप कितने ज्यादा अच्छे हो, और इस सिटी को बचाने के लिए मैं अपना ग्रेटिट्यूड आपको दिखाना चाहती हूँ। मगर काउंट ओडो किसी और टाइम बात करते हैं, ये बोल के वहां से चले जाते हैं। इसके बाद किंग वहां पे सारे लोगों की वाहवाही ले रहा होता है और बोल रहा होता है कि हम लोगों ने वाइकिंग्स को डिफीट कर दिया वगैरह वगैरह। मगर प्रिंसेस गिस्ला बोलती हैं कि हम लोगों ने उन्हें पैसे देके उनके साथ समझौता किया है, आप इसे जीत कैसे बोल सकते हो। और राजा उसकी बातों को इग्नोर करके वहां से चले जाते हैं, और यार मुझे ये राजा बहुत ही खराब लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर फ्लॉकी के ऊपर जाता है, जो कि हेल्गा के पास उसे मनाने आता है, मगर हेल्गा बोलती है कि आखिरकार मैं तुम्हें कैसे माफ कर दूं, और इतना बोल के वहां से चली जाती है। सीन शिफ्ट होकर रैग्नार के ऊपर जाता है, जो कि इतना बीमार होने की वजह से बियॉर्न से बोलता है कि एक समय आएगा जब तुम्हें कैटागेट के ऊपर रूल करना होगा और कैटागेट के लोगों का ख्याल रखना होगा, और जब वो समय आएगा तब तुम्हें अपने दिल से नहीं बल्कि दिमाग से रूल करना होगा। बियॉर्न हाँ जवाब देता है, जिसके बाद रैग्नार उससे एक काम करने को बोलता है। आगे सीन रोलो के ऊपर जाता है, जो कि पेरिस को देखते हुए ढोंगी बाबा की वही पेरिस की प्रिंसेस से शादी करने वाली बात को, भविष्यवाणी को याद कर रहा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर काउंट ओडो के ऊपर जाता है, जिसके पास वही औरत जिसका नाम थेरिस होता है वो आती है। काउंट ओडो पूछते हैं कि तुम्हारे पति को नहीं मालूम कि तुम यहाँ आई हो, जिसपे थेरिस जवाब देती है कि नहीं, मेरा पति तो इतने नशे में है कि उसे किसी के बारे में कुछ नहीं मालूम। इसके बाद थेरिस काउंट ओडो को सेड्यूस करने लगती है, और काउंट ओडो उसका ऑफर एक्सेप्ट करते हुए उसे एक सीक्रेट प्लेस पे लाते हैं, जहाँ पे काफी सारे वेपन्स और विप्स यानी कि चाबुक होती है, और बोलते हैं कि मैं तुम्हारे ऑफर को तभी एक्सेप्ट करूंगा जब तुम मुझे अलाउ करोगी अपने आप को चाबुक मारने का। यहाँ पे वो बेसिकली BDSM वाला खेल चल रहा होता है। और अब थेरीज इन सारी चीजों को देख के हिचकिचाने लगती है, उसे डर लगने लगता है, मगर फिर भी वो मान जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर रैग्नार के ऊपर जाता है, जो कि और ज्यादा बीमार हो चुका होता है। फिर सीन शिफ्ट होकर फ्लॉकी के ऊपर जाता है, जिसके पास हेल्गा आके उससे पूछती है कि अब तुम क्या कर रहे हो, और फ्लॉकी बताता है कि रैग्नार ने उससे उसके लिए एक लास्ट नाव यानी कि बोट बनाने को कहा है, तो वो रैग्नार के लिए उसकी आखिरी नाव बना रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर प्रिंसेस गिस्ला के ऊपर जाता है, जो कि बोलती हैं कि हमने इन वाइकिंग्स को पैसे ऐसे तो दे दिए हैं, तो अब ये लोग अपना वादा क्यों नहीं निभा रहे हैं, यहाँ से जा क्यों नहीं रहे हैं। जिसके बाद काउंट ओडो वाइकिंग्स के पास यही सेम चीज पूछने आते हैं, और बियॉर्न बताता है कि मेरे फादर यानी कि हमारे राजा रैग्नार लॉथब्रुक बहुत ज्यादा बीमार हैं, जिसकी वजह से वो ट्रैवल नहीं कर सकते, और जिस वजह से हम लोग यहीं रुके हुए हैं। इसके बाद काउंट ओडो रैग्नार को खुद देखने जाते हैं और पाते हैं कि रैग्नार एक्चुअल में बीमार होता है। जिसके बाद बियॉर्न उससे पूछता है कि मेरे फादर की ये विश है कि अगर वो यहाँ मर जाता है तो उसे एक प्रॉपर क्रिश्चियन जैसा अंतिम संस्कार मिले, जिसपे काउंट ओडो बोलते हैं कि ठीक है, कल इसे कैथीड्रल यानी कि पेरिस के मेन चर्च में ले आना। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर नेक्स्ट डे की तरफ जाता है, जहाँ फ्लोकी ने रैग्नार के लिए उसकी आखिरी शिप को बना दिया होता है, और बियॉर्न रैग्नार की बॉडी को उस शिप के अंदर भर के उस शिप को बंद कर देता है, और बाहर आके सबसे बोलता है कि अब तुम सब एक एक करके अंदर जाके रैग्नार से बात कर सकते हो। फिर पहले लगातार रैग्नार के पास आती है और बोलती है कि मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम मर गए हो, और मुझे नहीं लगता कि तुम वैलहैला के बदले हेवन जाओगे। मुझे विश्वास है कि ओडिन तुम्हें आके बचा लेंगे और तुम्हें अपने साथ वैलहैला ले जाएंगे, जहाँ हम दोनों वापस से एक दिन कभी ना कभी मिलेंगे, क्योंकि साथ में रहना हम लोगों की डेस्टिनी है। इसके बाद अगला रोलो आता है, जो कि बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम मर गए हो, मगर एक ना एक दिन तो हम सभी को मरना है। भगवान ने तुम्हें हमेशा मुझसे ज्यादा दिया था, तुम अपने आप को खुद भगवान समझने लगे थे, मगर अब देखो तुम मर गए हो एक नॉर्मल इंसान की तरह। इसके बाद नेक्स्ट फ्लोकी आता है, जो कि बोलता है कि मैंने ही वो शिप बनाई थी जिससे तुम्हें तुम्हारी शान और शौकत मिली थी, और अब मैंने ही ये शिप बनाई है जिससे कि तुम क्रिश्चियन गॉड के पास जा रहे हो। फ्लोकी बोलता है कि मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता था, मैं तुम्हारे बारे में सबसे ज्यादा केयर करता था, मगर फिर भी तुम मुझे अपने आप से दूर ढकेलते थे। मैं तुमसे हेट करता
जानता हूँ मगर फिर भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और इतना बोल के फ्लॉकी वहीं रोने लगता है। इसके बाद कुछ गिने चुने वाइकिंग शिप के अंदर रैग्नार की बॉडी भर के पेरिस के अंदर लाते हैं, मगर जैसे ही वो लोग चर्च में आते हैं वैसे ही रैग्नार अपनी नाव से बाहर निकल जाता है और हमें देखने को मिलता है कि रैग्नार एक्चुअल में मरा नहीं था। रैग्नार को जिंदा देख के वहां के सारे लोग डर जाते हैं और रैग्नार तुरंत पेरिस के राजा की गर्दन पे अपनी चाकू रख देता है। राजा को थोड़ा आगे लाने के बाद रैग्नार उसी प्रीस्ट को देखता है जिसने कि रैग्नार को बैप्टाइज किया होता है और रैग्नार उस प्रीस्ट को जान से मार डालता है। प्रिंसेस गिस्ला फिर रैग्नार के ऊपर अटैक कर देती है, मगर रैग्नार प्रिंसेस गिस्ला को पकड़ के उनकी ही गर्दन पे चाकू रख देता है और फिर उनके सहारे उन्हें पकड़ के सिटी से बाहर निकलने लगता है और सिटी के ब्रिज के पास पहुंचने के बाद ब्रिज की रस्सियां कटवा डालता है। और फिर इसके बाद वो उन कुछ गिने चुने वाइकिंग्स को बोल के पेरिस की गेट को खुलवा देता है, जिसके दूसरी तरफ होते हैं सारे वाइकिंग्स जो कि अटैक करने के लिए पूरी तरीके से रेडी होते हैं। इसके बाद रैग्नार प्रिंसेस गिस्ला को आजाद करके वापस जाने को बोल देता है और फिर सारे वाइकिंग्स पेरिस के ऊपर अटैक कर देते हैं। इसके बाद जब वाइकिंग्स सारी लूटपाट वगैरह कर लेते हैं तब लगार्था बियॉन्ड से पूछती है कि तुमने हमें रैग्नार के इस प्लान के बारे में पहले क्यों नहीं बताया था, जिसपे बियॉन्ड बोलता है कि रैग्नार ने मुझे इस बात को सीक्रेट रखने को कहा था और रैग्नार किंग है, यानी कि हमें उसका कहना मानना ही होगा। जिसके बाद बियॉन्ड की बात से कोई भी आर्ग्यू नहीं करता और हम लोगों को मालूम पड़ता है कि जो एपिसोड के स्टार्ट में रैग्नार ने बियॉन्ड से काम करने को बोला था वो यही काम था, सीक्रेटली अटैक करने वाला। इसके बाद बियॉन्ड बोलता है कि रैग्नार का प्लान सक्सेसफुल हो गया है, अब हमारे पास और भी ज्यादा सोना चांदी है तो हम लोग वापस जाएंगे, मगर अगली गर्मियों में हमें फिर से आके अटैक करना है पेरिस के ऊपर, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे अपना डर बरकरार रखने के लिए यहाँ पे किसी को छोड़ के जाना पड़ेगा। जिसपे रोलो बोलता है कि वो यहाँ पे रुकेगा और बियॉन्ड बोलता है कि ठीक है तुम यहाँ पे रुकोगे उन वाइकिंग्स के साथ जो कि यहाँ पे रुकना चाहेंगे। इसके बाद अगले सीन में रैग्नार, फ्लॉकी, बियॉन्ड, लगार्था, एयरलैंडर, कैल्फ और बाकी सारे वाइकिंग्स वापस चले जाते हैं, मगर रोलो के साथ कुछ वाइकिंग्स यहीं पेरिस में रुकते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट के पेरिस के राजा के ऊपर जाता है जो कि अपनी बेटी गिस्ला के साथ खाना खाते हुए उसे बताता है कि उन्होंने अपने भाइयों से मदद मांगने की कोशिश करी है, मगर उनके भाई उनसे इतनी ज्यादा नफरत करते हैं कि उन सभी ने पेरिस के राजा की रिक्वेस्ट को इग्नोर कर दिया है, जिसकी वजह से पेरिस के राजा ने डिसाइड करा है कि वो अपनी बेटी गिस्ला की शादी रोलो से करवाएंगे। राजा के सैनिक ये बात जाके रोलो को बताते हैं और बोलते हैं कि राजा साथ ही साथ रोलो को ड्यूक भी बनाएंगे, जो कि राजा के बाद सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट होता है पूरी कंट्री में। और इन रिटर्न रोलो को रैग्नार के अगेंस्ट लड़ना पड़ेगा, पेरिस को प्रोटेक्ट करना होगा। इसके बाद रोलो राजा के ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए राजा के महल पहुंच जाता है, मगर प्रिंसेस गिस्ला इस शादी को करने से इनकार कर देती है और बोलती है कि ये एक जानवर है, मैं इससे कभी भी शादी नहीं कर सकती। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर फ्लॉकी के ऊपर जाता है जिसे कि रैग्नार अपने पास बुलाता है। फ्लॉकी रैग्नार के पास जाता है और रैग्नार फ्लॉकी से बोलता है कि तुमने एथेल्स्टन को जान से मारा। और इसी के साथ वाइकिंग्स का ये सीजन यहीं खत्म हो जाता है। सो गाइस तुम्हें क्या लगता है नेक्स्ट सीजन में क्या बवाल मचने वाला है? ये सीजन तुम लोगों को कैसा लगा कमेंट करो। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और चिंता मत करना सीजन 4 जल्दी ही ले आऊंगा। और तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के अदर वीडियोस चेकआउट कर लो। मैं मिलूंगा तुम लोगों से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।